On the day 21st of December 2024, 21 दिसंबर को हुआ था और काफी लेंदी पेपर था। और अब हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव डिस्कस सम पार्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सम पार्ट आर रिमेनिंग, स्टिल रिमेन। तो पहला क्वेश्चन ये पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे पेंक और जो हमारे डेविस हैं इनके थॉट्स स्लोप को लेके अलग अलग हैं। डेविस ने कहा कि भाई स्लोप का फॉर्मेशन रिवर के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होता है। जब रिवर यूथफुल होती है उस समय बहुत स्टीप स्लोप बनते हैं। जब रिवर धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाती है स्लोप उसका चेंज होता है और फाइनली ओल्ड स्टेज में वो और ज्यादा ब्रॉड एंड हो जाता है। इसी बात को पेंग कहते हैं कि नहीं, इट इज आउटकम ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ द स्लोप। तो स्लोप धीरे धीरे रिट्रीट करता है, सेडिमेंटेशन होता है और स्लोप वाइडेंड हो जाता है। दैट वाज द ओपिनियन ऑफ पेंक रिगार्डिंग द स्लोप डेवलपमेंट। और इसे स्टेप बाय स्टेप बताना था, तो इसे हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कस कर लिया था। लेट मी show you the diagram. So I suggested you try to draw both type of diagram when Davis and Pink comes. जब कभी डेविस पेंक आएंगे, आसान डायग्राम है, प्रैक्टिस करिए इसको। ये डेविस का है कि किस तरह से शुरू में स्टिप स्लोप बनते हैं, बाद में ये हमारे स्लोप विथ मॉडरेट कर्व दिखाई पड़ते हैं। इसी को कॉन्वेक्स स्लोप भी कह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे फ्लैटनिंग ऑफ स्लोप होता चला जाता है। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ डेविस। और पेंक ने कहा कि नहीं, शुरू में जो स्लोप है वो बहुत स्टीप होते हैं, वैली बहुत डीप होती है इस तरह से। बाद में धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर से जो सेडिमेंट है वो फॉल करने लगते हैं और सेडिमेंट का एरिया हमारे स्लोप को कम करने लगता है और फाइनली ये ब्रॉड वैली में कन्वर्ट होता हुआ कुछ ऐसा दिखता है। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ डेविस एंड पेंक। कॉन्वेक्स स्लोप, स्ट्रेट स्लोप, कॉनकेव स्लोप बनता चला जाएगा। बाकी एजम्पशन है, एक मानते हैं कि ये लाइफ साइकिल है, दूसरा ही। तो ये सारी चीजें पढ़ा हम लोगों ने। देयर आफ्टर वी लर्न अबाउट जेट स्ट्रीम एंड द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन इंडियन मॉनसून, कैसे वो इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे सारी चीजें वन बाय वन हो चुकी हैं। कल का वीडियो देख लेना है कि हाउ जेट स्ट्रीम केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ वी केम टू नो अबाउट जेट स्ट्रीम। तो दिस वाज द इंसिडेंट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है और जापानी बॉम्बार्डिंग करते हैं पर्ल हार्बर पर और जेट स्ट्रीम का डिस्कवरी होता है। देयर आफ्टर टू टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम वी आइडेंटिफाइड, पोलार जेट स्ट्रीम एंड सब ट्रॉपिकल। और इनको इतना नहीं लिखना है, इंट्रोडक्शन में बस आपको बताना है कि जेट स्ट्रीम क्या होते हैं और इनका कैसे एक तरह से इन्वेंशन हुआ, इनके फीचर्स क्या क्या थे। उसके बाद जाना है अलग अलग जेट स्ट्रीम पर और कोरिलेट करना है इंडियन वेदर कंडीशंस के साथ और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करना है। एसटीजे जैसे था, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एसटीडब्ल्यूजे फुल फॉर्म इसका है, एसटीडब्ल्यूजे। तो एसटीडब्ल्यूजे का कल के क्लास में मैंने बताया कि ड्यूरिंग विंटर सीजन दिस ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिस वे, the southern branch of STWJ blowing south to the plateau of Tibet during the winter season, and this brings the Mediterranean cyclone over the region of Rajasthan, Punjab, Haryana, and that causes a rainfall during winter season. In summer season, they shift northward, and the northern branch of this remain exist during the summer season. But sometime what happens, that is the exceptional situation. कई बार क्या होता है, तो प्लेटू ऑफ तिब्बत के साइड से इसका जो साउदर्न ब्रांच है वो भी आने लगता है। एंड इन दिस वे व्हाट हैपेंस, तो आवर मॉनसून गेट डिस्टर्ब्ड। तो ये डिस्टर्ब होता है और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो यू शुड राइट अबाउट दैट। ये पिक्चर्स भी था तो इसको हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं इस दिस वे, अफ्रीका का एक डायग्राम लेते हुए यहाँ पर। और
इस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट दिखाते हुए बना सकते हैं इसको, कैसे ये ला रहा है यहाँ से। तो ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करी हैं, यहाँ पे ज्यादा मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। पूरा क्लास है 1.5 घंटे, उसमें हम लोगों ने देखा है पोलर फ्रंट जेट का अलग रोल देखा। देयर आफ्टर वी लर्न ईस्टर्ली जेट। ईस्टर्ली जेट क्या है, तो दैट राइजेस फ्रॉम प्लेटू ऑफ तिब्बत ड्यूरिंग समर सीजन। इस पे भी डिस्कस हुआ कि कैसे समर सीजन में हीटिंग ऑफ प्लेटू ऑफ तिब्बत प्रोड्यूसेस सच अ स्ट्रॉन्ग विंड्स हियर, और दैट falls that subsides over the Miskarne height. So this straightforward blowing of wind at very high velocity is called PFJ, polar PFJ, तेज इसको कहा जाता है, ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट दैट सिंक्स ओवर द मेस्करने हाइट। और फिर यहां से ये हमारा सोमाली जेट के फॉर्म में आगे बढ़ता है, एंड दैट कलेक्ट्स द एयर फ्रॉम दिस रीजन, और यही हमारे यहाँ मानसून ब्रस्ट लाता है। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑन ऑफ लास्ट क्लासेस। देयर आफ्टर वी लर्न कास्ट टोपोग्राफी। तो सबसे पहले तो ये बताना था कि कास्ट टोपोग्राफी आर टाइप ऑफ लैंड फॉर्म डेवलप्स ओवर द लाइमस्टोन रॉक रीजन। और कास्ट का नाम कहाँ से आया है, तो यूगोस्लाविया से लिया गया, अस्ट्रॉयल यूगोस्लाविया से। ये सारी चीजें हैं। फिर आपको लिस्ट करना है, इसमें एसेंशियल कंडीशंस पहले बताने थे, और उसके बाद लिस्ट करना है चीजों को कि क्या है ये लैंड फॉर्म सब। तो ये सारा डिस्कशन हो चुका है, लास्ट क्लास आप देख लेना, ये भी मैं कर चुका था कल। Distinction between continental drift theory and plate tectonic theory. So you know continental drift theory was forwarded by Alfred Wegener, while plate tectonic theory came into existence during 1960s, and this is the joint work of टूजो, विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, और इन लोगों ने फिर इसको बताया दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वन बाय वन, जैसे मैकेनिज्म की बात करनी है, तो मैकेनिज्म यू नो वेरी वेल। Taylor say, Wigner says that earlier there were a supercontinent Pangaea, and Pangaea get divided under the influence of two type of forces. The हमारा जो एक था टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून, और दूसरा अर्थ का रोटेशन। तो इस दोनों से ये टूटता चला गया, और फाइनली हम देखते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट बने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के मैकेनिज्म में अंतर मिला। प्लेट टेक्टोनिक सेज दैट कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज आउटकम ऑफ आवर इंटरनल फोर्सेस, दैट इज द कॉन्वेक्शनल करंट। यहां से जब कॉन्वेक्शनल करंट आती है मेंटल से, तो इसी से प्लेट सेपरेट होने स्टार्ट होते हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्ट होती है। फिर से जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो कहता है कि भाई ओनली कॉन्टिनेंट इज ड्रिफ्टिंग अवे। प्लेट टेक्टोनिक कहता है कि नो, बोथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन आर सब्जेक्ट टू ड्रिफ्ट, दोनों ड्रिफ्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ ओपिनियंस को यहाँ पे रखना था, और दोनों के सारी चीजों पर चर्चा करनी थी। दैट वाज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन। अगेन आई ऑलरेडी डिस्कस। Now, next, hydrological cycle and role of evaporation. तो hydrological cycle refers movement of water in our atmosphere. हमारा वाटर कैसे एटमोस्फेयर में मूव करता है, दैट इज द कंसर्न ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और हम जानते हैं कि भाई पहले इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, फिर उसी का कंडेंसेशन होता है इन फॉर्म ऑफ क्लाउड, देयर आफ्टर क्लाउड यील्ड रेनफॉल, और फिर हमारे रिवर्स में रेन आता है। कुल मिला के आवर एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। फिर इवेपोरेशन के साइकिल को बताने थे, इवेपोरेशन के इम्पैक्ट को बताने थे। तो इवेपोरेशन ब्रिंग्स रेनफॉल, क्लाउड्स, मॉइस्चर, एंड दैट इज suitable, that is fundamental for our agriculture, our suppose the वाटर रिक्वायरमेंट। तो इन सभी चीजों को यहाँ पर वन बाय वन पॉइंट्स वाइज रखने हैं। तो इस पर भी डिस्कस हो चुका है, इन सारी चीजों को मैं कल के क्लास में बता चुका हूं, तो नीड नॉट टू रिपीट दिस अगेन। आते हैं आगे, विच फैक्टर इंपैक्ट द ओशियन करंट एंड फॉर्मेशन। ओशियन करंट के बारे में भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ओशियन करंट के बारे में भी कल हम लोगों ने पढ़ा कि ओशियन करंट इज द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इनटू वेरी वेल डिफाइंड डायरेक्शन। पानी जब वेल डिफाइंड डायरेक्शन में चलता है, इसी को ओशियन करंट कहते हैं, एंड दैट इज मोटर्ड गाइडेड बाय मल्टीपल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ पर उसी फैक्टर्स को डिस्कस करना था, और फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। वन
let me हाँ सर हम्म हम्म Okay, so the ocean current, as far as reference, the ocean current is outcome of combination of multiple factor. बहुत सारे फैक्टर हैं जो ओशियन करंट को गाइड करते हैं. पहला था हमारा प्राइमरी फैक्टर. तो प्राइमरी फैक्टर आर दोज कॉजिंग द मूवमेंट इन वाटर, जो पानी को पहले मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं. सच टाइप ऑफ फैक्टर आर रोटेशन, विंड, सीजनल विंड. यहाँ भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर, इट मीन्स दैट व्हेन आवर ग्लेशियर्स गेट मेल्टेड. तो जब ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वहां पर हम देखते हैं कोल्ड ओशियन करंट बनता है. हीटिंग ऑफ वाटर नियर इक्वाटोरियल रीजन, दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ सी, और वहां से फिर वाटर की फ्लो स्टार्ट होती है. अगेन डायरेक्शन ऑफ शेप, दीज आर द सेकेंडरी फैक्टर दैट चेंजेस द डायरेक्शन. तो ये सारी चीजों को यहाँ पे आपको समराइज करना था. एंड देयर आफ्टर यू हैव टू राइट अबाउट द इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट ऑफ दैट करेंट. तो बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया, हीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये रोल प्ले करते हैं, टेम्परेचर मॉडरेट करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेनफॉल में है इनका इम्पैक्ट. द रीजन receives the warm current becomes suitable for human settlement. जहां पर भी कोल्ड करंट है, that considered very difficult for the main लिविंग बीइंग, वहां पे कठिन हो जाती है. फिर इसके बाद हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में डिस्कस किया डिटेल में. तो ये सारे टॉपिक हो चुके हैं. और नाउ इन दिस क्लास वी डिस्कस आफ्टर दिस पॉइंट. इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है. और ये था हमारा क्रिटिकली इवेलुएट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस ऑफ वैगनर, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ थ्योरी. तो ये भी डिस्कस हो चुका है कि कैसे there were no such understanding about continental drift theory. The prevailing thought was stand still theory. मतलब सब ये मान के चल रहे थे कि पूरा जो अर्थ है उसके जो भी कॉन्टिनेंट हैं और ओशियन है, that are stationary. No such movement happens in our continent and ocean. कोई मूवमेंट नहीं होता है. तो it was Alfred Wegener that break the existing नैरेटिव्स. उसने जो हमारी सेट पैटर्न थी उसको तोड़ा विथ एविडेंसेस, और इसने बहुत सारी बातों को बताई. यही आपको लिखना था. इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि वैगनर अटेम्प्टेड टू, वैगनर वाज द अल्फ्रेड वैगनर, जर्मन meteorologist Alfred Wegener forwarded the idea of continental drift theory with evidences that challenge the prevailing thought, and he attempted to develop a new concept of drift of continent that is popularly called continental drift theory. और उसके बाद चीजों को आना है कि अल्फ्रेड वैगनर presented his idea on the basis of understanding of paleoclimatology, paleoecology, paleobotany. What Wagner assumed, so Wagner assumed three things: that Pangea and Panthalassa are the two continent, were the two supercontinent. Pangea और Panthalassa थे earlier. Thereafter they get divided under the influence of two forces, equatorward or pole fleeing forces. It was the rotation of Earth.
रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ से पोल से ये अलग होते चले गए। देयर आफ्टर टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून ब्रोक आवर पेंजिया इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट। तो ये सारी चीजों को बताना है। देयर आफ्टर यू हैव टू राइट सम पॉइंट्स एज एविडेंस की वेगनर फॉरवर्डेड सम एविडेंस। उसने सामने रखा कुछ एविडेंस को, लाइक जिग्सॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट, जिग्सॉ फिट। इफ वी accumulate our continent together, this may refitted like earlier all were part of same continent। तो इस तरह से इनको रिफिट किया जा सकता है। अगेन फॉसिल एविडेंस ही प्रेजेंटेड कि भाई फॉसिल्स ऑफ जुरासिक एंड द टर्शियरी पीरियड mammals like dinosaur, Caignog-Gnathus found everywhere in our वर्ल्ड, हर जगह मिलते हैं। जैसे यही हमारा है काइग्नॉग-गनाथस, डायनासोर का भाई है। इसके जो एविडेंस है वो अफ्रीका में भी है, साउथ अमेरिका में भी है। इसी तरह लिस्टोसोरस के एविडेंस मिलते हैं अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका में। सिमिलरली बिहेवियर ऑफ लेमिंग, ग्लेशिएशन evidences. So these are the evidences you should write here to support, to justify the argument, justify the theory of Wegener। और उसके बाद इसको क्रिटिसाइज करना है थोड़ा बहुत, यहाँ पे लिखना भी है कि डिस्कस यहाँ पे है। तो whenever discuss comes means this demand, ये मांगता है कि भाई आप कुछ उसके नेगेटिव कॉन्सेप्ट को लाओ। तो वेगनर की यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यू नो वेरी वेल, कि द फोर्स, टाइडल फोर्स और द रोटेशनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट फोर्स। रीजन बीइंग इफ इट वुड, सो दिस में स्टॉप द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो इस बात को लेके जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, द फोर्स assumed by Wegener is not correct, that is faulty, that is erroneous, it must be reconsidered। लेकिन बाकी के जो थॉट है वेगनर के, that is quite relevant। वेगनर opened a new door for research, for exploration, and बाद में इसी पर हम लोग देखते हैं कि our full-fledged plate tectonic theory came that provide us understanding about the continental drift, about the shifting of continent। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको करनी थी, डिस्कस कर चुका हूं मैं, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे। अब आइए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is describe the fluvial landform with its all land type and diagram। फ्लूवियल लैंडफॉर्म, अब ये क्या होता है? तो देखो, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, यू मस्ट कीप इन माइंड कि फ्लूवियल, द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर और रनिंग वाटर इज कॉल्ड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। जो पानी से लैंडफॉर्म बनते हैं या रिवर्स जो बनाती है, दैट इज कॉल्ड फ्लूवियल लैंडफॉर्म। बहुत आसान है, इवन एनसीईआरटी हाइलाइट्स ऑल सच लैंडफॉर्म। तो सबने पढ़ ही रखा होगा, बहुत सारे डिटेल हैं इसमें। बस इसको लिखना कैसे है, तो आपको एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे काम करना है। यू शुड राइट अ वेरी simple and conceptual type of the landform। तो fluvial landform are demonstration, are outcome of, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई वर्ड्स में आप वेरी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, कि जैसा उसमें वर्ड्स बन रहा है, कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट पर रहना है कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स ऐसे कुछ। अब यहाँ पे कि सपोज आई विल प्रोवाइड यू द मॉडल आंसर, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। लिखना क्या होगा, तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म आर outcome of the work of river work of a river such landform। अब इसी में फ्लूवियल लैंडफॉर्म, such a river fluvial landform are outcome of the work of a river। These are fascinating and have attracted several scholars and explorers। Davis and Penck attempted to explore all such characteristics of landform in detail। तो डेविस और पेंक को यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। और या फिर ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे एक लाइन से, दैट इज इंटरेस्टिंग टू राइट हियर कि लैंडफॉर्म आर
आउटकम ऑफ ए स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। प्रोसेस एंड टाइम, ये तीन जो वर्ड हैं ये डेविस का वर्ड है, तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक छोटा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जब मेन बॉडी शुरू करेंगे तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग द लैंडफॉर्म, टाइप एंड डायग्राम, यू शुड ड्रॉ वन मोर चार्ट हियर, प्रोसेस। तो द फ्लूवियल लैंडफॉर्म, the development of fluvial landform involves following four process। यहाँ पे पहले प्रोसेस को बता देना है। these are छोटे छोटे प्रोसेस हैं, बहुत रिलेवेंट हैं। that is hydraulic pressure when water, hydraulic pressure when water exert pressure with their mass on rock, that is called hydraulic pressure। और यही वो प्रेशर है जिससे पहाड़ टूटते हैं। अगेन Again, the fact is that thereafter abrasion। तो abrasion क्या है? That is collision of the sediment or material bringing by a river to the bottom and the base of that river। जब river के base और bottom और side से जब ये material collide करते हैं, that is called abrasion। और this way what happen? तो sediment gets finer। Again, abrasion, attrition, when sediment collide with each other, this process is called attrition। Again, solution, dissolvement of solution। So when material get dissolved into water, it is called solution। So these are the process, just write about this in short and thereafter starts writing about the टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म के टाइप आप कई तरीके से बता सकते हो। कुछ लोग कह सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि यूथफुल स्टेज में क्या बन रहा है, मैच्योर स्टेज में क्या बन रहा है और ओल्ड स्टेज में क्या बन रहा है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि दिस मे बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो इट इज बेटर टू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इरोजनल and depositional landform। रीजन बीइंग कि whatever the river creating, जो भी रिवर बना रही है उसमें बहुत सारी चीजें इरोजन का आउटकम दिखता है और बहुत सारी चीजें जो है हमको डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन का आउटकम दिखता है। तो आप इसी में इसको बनाओ और पिक्चर्स के साथ बनाओ वी शेप वैली। वी शेप वैली, ऐसे वी शेप वैली का डायग्राम भी बनाना बहुत आसान है। कुछ इस तरह से वी शेप वैली कैन बी ड्रॉन आउट, इस तरह से वी शेप वैली। तो वी शेप वैली को डिफाइन कैसे करेंगे? तो अवरी डीप वैली विथ स्टीप स्लोप इज कॉल्ड वी शेप वैली। तो डीप वैली विथ स्टीप स्लोप इज कॉल्ड वी शेप वैली, रिसेंबल्स लेटर वी। और एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं कि इन हिमालयन रीजन रिवर ब्रह्मपुत्र, even Satluj, all form such type of V-shape valley। Thereafter gorge, तो gorge and thereafter it comes gorge and canyon। तो सबसे पहले आते हैं gorge and canyon को समझते हैं कि जब V-shape valley ही लॉन्ग टर्म में ब्रॉडेंड होता है और ये बहुत लंबा चौड़ा दिखाई पड़ने लगता है, जैसे इसका अगर स्प्रेड ज्यादा हो जाए और इसके जो नीचे का एरिया है ये बड़ा होने लगे, दैट विल कॉल्ड कैनियन। तो व्हेन द वी शेप वैली गेट ब्रॉडेंड, दैट कॉल्ड कैनियन। तो कैनियन इज काइंड ऑफ डीप, नैरो एंड लॉन्ग वैली, लॉन्ग वैली विथ स्टीप स्लोप। तो इसमें आ जाएगा डीप, लॉन्ग, नैरो विथ स्टीप स्लोप इज कॉल्ड कैनियन। अब कैनियन ही ज्यादा बड़ा होने लगता है तो गॉर्ज का फॉर्मेशन करेगा, गॉर्ज का फॉर्मेशन, और गॉर्ज में और ज्यादा वाइड वैली का फॉर्मेशन इस तरह से होने लगता है, वैली वाइडनिंग होने लगती है। एक्चुअली होता यह है कि जब गॉर्ज ही बहुत हजारों सालों तक एक जगह पर स्टेबल रहता है तो इसी से फॉर्मेशन होता है हमारे गॉर्ज का।
तो gorge, canyon, all are interrelated landform. Here you may put सतकोसिया गॉर्ज, एग्जाम्पल सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा का ही गॉर्ज है जो इंडिया में बहुत फेमस है ऑन महानदी रिवर। तो इस तरह से डायग्राम को बनाते चलना है, एक तरफ लिखना है, एक तरफ डायग्राम ड्रॉ करते चलना है। वाटरफॉल, टू फॉल ऑफ वाटर टू सम हाइट इज कॉल्ड वाटरफॉल। यहाँ भी एग्जाम्पल दे देंगे, वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है हमारे पास, लाइक विक्टोरिया फॉल, नियाग्रा फॉल, इवन आवर एंजल फॉल। इंडिया में भी कुचिकल वाटरफॉल है हमारा, बहुत सारा है, जो गैरोसप्पा वाटरफॉल है। तो ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देना है। रिवर मियांडर, कुल मिला के इस तरह से आपको सारे लैंड फॉर्म पर वन बाय वन डिस्कस करना है और वन लाइनर इसके 1 और 2 पॉइंट्स 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, एलुवियल कोन, सेडिमेंटेशन ऑफ कोर्स मटेरियल at mountain full hill forms the conic shape called alluvial cone। ऐसे माउंटेन का पिक्चर बना के यहाँ पे और इस तरह से डेब्री को दिखा देना है, दैट इज द alluvial cone। फिर नेचुरल फैन, तो सेडिमेंटेशन ऑफ फाइन पार्टिकल एट फुटहिल इज कॉल्ड alluvial फेन। नेचुरल लीव्स का भी डायग्राम बनाना बहुत आसान है। आई एम ड्रॉइंग हियर समवेयर, यहीं पे डायग्राम देखो, ऐसे नेचुरल लीव्स का भी डायग्राम आप बना सकते हो। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपके डायग्राम की कॉम्पिटेंसी जितनी ज्यादा होगी यू विल गेट द आइडियल मार्क्स अकॉर्डिंगली। अब नेचुरल लीव्स भी इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे ये रिवर का कोर्स बना लेना है ऐसे, कुछ ऐसा देखो, और यहीं पे दिस वे, दैट इज द पार्ट ऑफ नेचुरल लीव्स। ये जो पार्ट हम बना के शो करेंगे दैट इज नेचुरल लीव्स, और ये जो पार्ट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी आवर फ्लड प्लेन। तो इस तरह से इसको बना के बॉक्स में दे देना है और उसके बारे में लिख देना है कि नेचुरल लीव्स आर द आउटकम ऑफ सेडिमेंटेशन अलोंग विद द कोस्ट ऑफ रिवर, और फ्लड प्लेन को फिर बताना है। तो इस तरह से आपको सारे को एक साइड में लिखना है। यू शुड कीप इन माइंड कि देखो कम से कम 10 से 12 यहाँ पे आपको बताने हैं जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं। ओनली देन यू विल गेट द आइडियल मार्क्स, अदरवाइज दूसरे बच्चे इस पे अच्छे मार्क्स ले आएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा उड़ीसा पीसीएस ने इस पर पूछ रखा है, तो ज्यादा पॉइंट रखना है यहाँ पे। अब आते हैं आगे कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट इज आवर प्रेजेंट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द थ्योरी आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या है? देखो, आइसोस्टेसी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइसोस्टेसी क्या था? तो आइसोस्टेसी की एक पूरी स्टोरी रही है। आई थिंक यू हैव read all such things. You have read the concept of isostasy. देखो, आइसोस्टेसी क्या है? एक्चुअली मैंने श्रद्धा का क्वेश्चन भी देखा था, तो शी वॉज नॉट अवेयर विद द कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी। जब आप आइसोस्टेसी को देखते हो तो आइसोस्टेसी हमारे जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक ये कहता है कि देखो, अर्थ पर एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी बनती है। जो भी हमारे एलिवेटेड माउंटेन है, जैसे बहुत ऊंचा हिमालय है, इसके बाद हमारा इंडियन प्लेन बन रहा है, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन बन रहा हो या हमारे प्लेटूज बन रहे हो, एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे दिखती है। और इंटरेस्टिंग मैकेनिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है, तो इसको थोड़ा समझो कि जो अर्थ है, अर्थ का रोटेशन का स्पीड भी बहुत ज्यादा है। नियर इक्वेटर अर्थ रोटेट्स अप टू द स्पीड अबाउट 1600 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद भी ये इसका कुछ नहीं हो रहा है, एक जगह पे स्टेबल है। और अगेन इतना ऊंचा हिमालय है, उससे लैंड जो है वो सिंक नहीं कर रहा है, सबसाइड नहीं कर रहा है। भाई, हिमालय बड़ा है तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो वो नीचे सिंक क्यों नहीं कर रहा है? तो ये सारी जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, इन्हीं चीजों को अपने अंदर जो है वो कंडेंस करता है हमारा कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी। पहले इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। इट वॉज अराउंड 1853, 1853-54 की बात है। इट वॉज द सर्वे ऑफ हिमालय का सर्वे हो रहा था। और जब यहाँ पे मैग्नेटिक मेथड मतलब जब
एक मैग्नेट लगाते हैं और उससे हम अर्थ के सेंटर को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। कहीं भी आप अगर लगाओगे मैग्नेट या लोहे को ऐसे रखेंगे किसी भी डोरी से बांध के, तो दिस ऑलवेज इंडिकेट टू द सेंटर ऑफ अर्थ, रीजन बीइंग कि दिस इज आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये बात जो थी उस समय बड़ी अलग हुई। हिमालय का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा था और दूसरे मेथड से जब ट्रायंगुलर मेथड यहाँ पे यूज किया गया तो उससे यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग निकला। दिस वाज कॉल्ड हिमालयन पजल। हिमालयन पजल। तो हिमालयन पजल वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी। अब दिक्कत क्या हो गई कि आखिर हिमालय का कोऑर्डिनेट सही नहीं मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स सही क्यों नहीं मिल रहा था। तो उस समय के जो हमारे सर्वेयर जनरल हुआ करते थे सर जॉन एवरेस्ट, तो एवरेस्ट वॉज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द बिहेवियर ऑफ हिमालय। वो बहुत कंफ्यूज हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हिमालय के पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स प्रॉब्लमेटिक क्यों आ रहा है, ये आखिर ग्रेविटी पुल क्यों नहीं कर पा रहा है। तो व्हाट हैपेंड, ही कंसल्टेड सम रिनाउंड स्कॉलर। बहुत सारे स्कॉलर से मिलते हैं और उसमें एक था एयरी, उसके बाद आया प्रॉट, उसके बाद आए जेफरी, उसके बाद आए फाइनली आर्थर होम्स। तो 4-5 स्कॉलर से वो कंसल्ट करते हैं और फाइनली ये समझ में आया कि अर्थ के जो भी एलिवेटेड पार्ट हैं और जो डिप्रेशन है, इसके बीच में खुद में एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी है, मटेरियल्स का फ्लो चल रहा है और यही मैकेनिकल स्टेबिलिटी डिटरमाइंस द बैलेंस ओवर अर्थ सरफेस। तो ये सारी चीजें हमें आइसोस्टेसी में पढ़नी होती है। जहां तक इसका नोट्स है तो आई विल शेयर इन फॉर्म ऑफ द मॉडल आंसर। यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इसके आंसर्स को कैसे हमें फॉर्म करना है, कैसे उस पर चलना है। तो देखो, इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू राइट अबाउट आइसोस्टेसी। सबसे पहले आपको आइसोस्टेसी के बारे में एक बताना है कि व्हाट इज आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी रेफर्स द मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है बिटवीन द अपलिफ्टेड और एलिवेटेड एंड द डिप्रेस्ड फॉर्म ऑफ लैंड। ऊंचे उठे पहाड़ और नीचे धसे हुए मैदानों के बीच की मैकेनिकल स्टेबिलिटी को ही आइसोस्टेसी कहते हैं। एंड दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय द डटन। अब इसका नाम याद रखना है, ये डटन को बहुत खोजते हैं, बिना डटन के ये आंसर नहीं बनता है। डटन, हाउएवर, द डिस्कोर्स अबाउट आइसोस्टेसी बिगन ड्यूरिंग 1960s when Himalayan puzzle came into light। अब हिमालयन पजल को भी आपको रखना पड़ेगा। दो लोकेशन है, कल्याण एंड कल्याणपुर। इसी के बीच की सारी कहानी थी जो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको पूरा नहीं लिखना है, बस इसको आपको क्वेश्चन के साथ ऐड कर देना है। देयर आफ्टर यू सेल स्टार्ट्स राइटिंग अबाउट दिस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कल्याण कल्याणपुर का ऐसे मैप बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो इतना आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। कम टू द मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या है, उस पे हमें पूरी थ्योरी है ये, इसमें आपको वो काम नहीं करेगा चैट जीटीपी और बाकी चीजें, क्योंकि ये बुक से क्वेश्चन पूरा बुक से आया हुआ है। तो यहां पर आपको सीधा जाना है। यू शैल फर्स्ट एनालिसिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी को यहां पे बताना है। सबसे पहले स्टार्ट ऐसे करेंगे कि थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी इवॉल्व ओनली आफ्टर हिमालयन पजल एंड सेवरल स्कॉलर लाइक एयरी, प्रॉट, जेफरीज, आर्थर होम्स इलेबोरेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। अब सबसे पहले आएंगे हम लोग किसके कॉन्सेप्ट को लेंगे, तो सर जॉर्ज एयरी, ये पहला आदमी था। जॉर्ज एयरी का कॉन्सेप्ट है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग डेप्थ। यही इनका मेन है कि भाई देखो, इन्होंने लॉ ऑफ फ्लोटिंग को फॉलो किया और इन्होंने कहा कि देखो, अगर हम बहुत सारे आयरन के क्यूब्स को लेंगे, इस तरह से लोहे के क्यूब्स लेंगे, तो होता यह है कि जैसे आइस पानी पर फ्लोट करता है, तो उसमें क्या होता है, तो आइस का केवल 1/10 जो पार्ट है वो पानी के ऊपर होता है एंड रेस्ट ऑफ 9/10 पोर्शन सबमर्ज इनटू वाटर, तो पानी में डूबा रहता है। तो सिमिलरली हमारे माउंटेन्स के साथ क्या हो रहा है
कि माउंटेन्स आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ रूट्स बिलो द अर्थ सरफेस, और जो जितना ऊंचा माउंटेन है उसके रूट्स बहुत नीचे तक है। तो एरी ने इसी बात को रखा कि देयर इज यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ। डेप्थ अलग अलग है, डेंसिटी लेकिन सबका सेम है। ऑल आर कंसिस्ट ऑफ आयरन, मींस सेम सिमिलर मटेरियल आर देयर, बीट हिमालय माउंटेन प्लेटू। तो माउंटेन इनका सीधा मतलब ये हुआ कि जो पहाड़ जितना ऊंचा होगा उसका रूट उतना गहरा होगा। अगर कोई प्लेन है तो उसका रूट इतना होगा, और जो उसका 9 गुना ज्यादा होगा, इस टू 9, 1:9 का एक कॉन्सेप्ट ये लेके आए ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस। अब आप ही देखो कि हिमालय का हाइट कितना बनता है, दैट इज 8,848 मीटर इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी वुड हैव अ वेरी ग्रेट नंबर, एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर आ जाएगा, दैट इज अबाउट 7 लाख समथिंग मीटर आएगा। और अगर हम 7 लाख मीटर अर्थ के नीचे गए तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ आवर मोल्टेन मटेरियल। अब यहां से पिघला हुआ लावा वाला एरिया आ जाएगा, हिमालय जैसे पहाड़ यहां पर पिघल जाएंगे। तो दैट मस्ट नॉट बी द वेरी एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट। तो एरी की बाद में बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि भाई आप कह रहे हो वो तो ठीक है, फ्लोटिंग लॉ ऑफ फ्लोटिंग है, लेकिन जब ये नीचे रूट जाएगा तो इतना पेनिट्रेशन होने से वो खराब हो जाएगा। यू शुड राइट ऑल सच पॉइंट अंडर द हेड आइडिया और व्यू ऑफ एरी। व्यू ऑफ एरी के नाम से आपको यहाँ पे पूरा इसके बारे में लिखना होगा, इंक्लूडिंग विथ क्रिटिसिज्म। उसके बाद दूसरा जो नंबर आएगा वो आएगा प्रॉट का। सर प्राट, प्राट का। अब प्राट कहते हैं कि देखो नहीं ये बात नहीं है, तो क्या बात है भाई? प्रॉट कहते हैं कि देखो हर एक मटेरियल, पिक्चर्स मे बी हियर, नहीं, कहते हैं कि भाई हर एक मटेरियल हमारा अलग अलग बना हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारे आयरन है इसका अगर हम लोग देखें तो जो हमारे प्लेटू हैं, प्लेन हैं, उनका डेंसिटी अलग है और उनको बनाने वाले मटेरियल क्या है तो बहुत डेंसर है। जबकि हमारा जो माउंटेन है उनको बनाने वाला मटेरियल लाइट मटेरियल है और उसके ऊंचे वाले पार्ट का लाइट मटेरियल है। तो हर एक पार्ट अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो इनका कॉन्सेप्ट ये आया कि दो लॉ ऑफ फ्लोटिंग एग्जिस्ट बट आवर स्ट्रक्चर आर फीचरिंग शोकेसिंग यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेराइंग डेंसिटी। अब डेंसिटी सबकी अलग अलग है, तो डेंसिटी सबकी अगर अलग अलग होगी तो नीचे जाकर एक बैलेंस क्रिएट होगा, और यही बैलेंस है हमारा अर्थ का बैलेंस, जिससे के कारण हमारे जो ऊपर के एलिवेटेड पार्ट है वो अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं। रीजन बीइंग इनकी डेंसिटी भी कम है, और डेंसिटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा, एंड दैट इज व्हाई हिमालयन ग्रेविटेशनल फोर्स फाउंड लो ड्यूरिंग सर्विंग। तो सर्वे में उस समय कम आ रहा था। प्रॉट की बात को भी उन्होंने यही बात कहा कि भाई डेंसिटी का वेरिएशन मिल रहा है, हो सकता है। आगे चलकर प्रॉट की ही बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है जेफरी। जेफरी था उसका नाम। तो जीन्स जेफरी समथिंग वन मोर केम, और वो कहता है कि नहीं भाई ये जो है ये पूरा कोई लाइन नहीं है, बल्कि ये जोन ऑफ कॉम्पनसेशन है, और एक मोटा लगभग 16 किलोमीटर मोटा हमारे पास एक पूरा लेयर मिलता है। इसके ऊपर डेंसिटी वेरी करती है, लेकिन इसके नीचे जाने पर डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं दिखता है। ये सारी बातें हो रही थी, इसको भी आपको लिखना है कि ऐसे आइडिया वाज फॉरवर्डेड बाय प्रॉट, लेकिन ये बात भी सही नहीं मानी गई। रीजन भी कि इसमें प्रॉब्लम है कि हिमालय और शिवालिक और अगर प्लेन को लें तो कई बार जो हमारे मटेरियल है वो सेम ही है। आप खुद ही देखो मटेरियल बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन आवर प्लेन आर कंसिस्ट ऑफ फ्रीएबल एलुवियम। तो हमारा जो प्लेन, हमारा ग्रेट प्लेन बना हुआ है ये तो एलुवियम का है, तो इसकी डेंसिटी तो और कम होनी चाहिए थी, होती है कम। डिस्पाइट दैट हियर ग्रेविटेशनल फोर्स आर क्वाइट हायर, तो ज्यादा है। इनके थॉट्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे। फाइनली दिस वाज रिजेक्टेड। अब क्या हुआ, तो फाइनली होम्स, ऑर्थर होम्स थी विथ डायनामिक मॉडल, और इन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि आवर स्टेबिलिटी इज आउटकम ऑफ द मैकेनिकल आइसोस्टेसी एंड द डायनामिक्स ऑफ आवर अर्थ एंड द सबस्ट्रेटम फ्लो ऑफ मटेरियल। मटेरियल फ्लो कर रहा है, हो ये रहा है कि जो भी मटेरियल जैसे हिमालय वगैरह हैं
तो हिमालय से रिवर्स वगैरह आ रही हैं और इससे मटेरियल सेडिमेंटेशन हो रहा है, और इसी सेडिमेंटेशन से कोस्टल एरिया में हम देखते हैं कि लोड ज्यादा होता है, जिससे कोस्टल एरिया धीरे धीरे सिंक करता है। अब इस सिंक होने से सबस्ट्रेटम मतलब अर्थ के बिलो में प्रेशर क्रिएट होता है, और यही प्रेशर आगे फ्लो करता है और जाकर हिमालय के रूट को पुश करता है, जिससे हिमालय का हाइट इंक्रीज होता है। तो इस तरह से हमारा एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, एंड दैट इज द वे थ्रू विच अर्थ मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन अपलिफ्टेड पार्ट एंड द डिप्रेस्ड रीजन। तो इस तरह से जो ऑर्थर होम्स आते हैं इस सारे डिबेट को कंक्लूड करते हैं, और कुल मिला के फ्लो ऑफ मटेरियल के बेसिस पर इस आइसोस्टेसी को वो जो है वो प्रूव करते हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें तो हमारे पास आइसोस्टेसी की एक जो थॉट है ये समझ में आती है कि अर्थ का एक मैकेनिकल बैलेंस है, जो प्लेट के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, बीट माउंटेन प्लेटू, सब कहीं ना कहीं ऊपर स्टेबल है, इनके थोड़े थोड़े रूट्स होते हैं, यहां से मटेरियल आगे जाता है, अर्थ उस और वही मटेरियल अर्थ पर प्रेशर क्रिएट करता है, ये प्रेशर फिर से जो प्रेशराइज करता है इनके बॉटम को, और अपलिफ्टमेंट हो रहा है। तो यहां तक ये अंडरस्टैंडिंग आइसोस्टेसी की ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहता है कहीं ना कहीं लोड बियरिंग कैपेसिटी है रॉक की, फ्लो ऑफ मटेरियल के बारे में प्लेट टेक्टोनिक हालांकि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लोड अगर बढ़ेगा तो कुल मिला के मैकेनिकल स्टेबिलिटी ब्रेक होगी। वी हैव एग्जांपल ऑफ दैट कि देखो क्या हुआ। इट वाज द ईयर 1967। कब था? 1967। और 1967 में क्या होता है कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आइसोस्टेसी का, कि अगर हम प्लेट टेक्टोनिक को ले लें तो प्लेट टेक्टोनिक में आइसोस्टेसी के बारे में कोई डिस्कशन डिटेल नहीं है, बट वी मे कोरिलेट प्लेट टेक्टोनिक विद आइसोस्टेसी कि प्लेट हैव लोड बियरिंग कैपेसिटी, कुछ ना कुछ इसकी कैपेसिटी है, हिमालय वगैरह है तो उसको प्लेट ने बना के रखा है और उसके नीचे इसका रूट दिखता है। लेकिन अगर यहाँ पे लोड हम बढ़ा देंगे तो दिस में ब्रेक द आइसोस्टेसी ऑफ दिस प्लेट, इस प्लेट की स्टेबिलिटी को ही ये तोड़ देगा, हिला देगा। और ऐसा कब हुआ? मैं बता रहा था, इट वाज 1967। 1967 वाज द ईयर व्हेन व्हाट हैपेंस, तो दिस वाज द इंसिडेंट कि देयर वर अ रिजर्वोयर, एक रिजर्वोयर था, इट वाज कोयना रिजर्वोयर, ठीक है, कोयना रिजर्वोयर। अब हमने इसकी ओवरफिलिंग कर दी, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे भर दिया, और ड्यू टू दिस ओवरलोड ऑफ वाटर व्हाट हैपेंस, तो मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ आवर पेनिनसुला गॉट डिस्टर्ब्ड, ये पूरा डिस्टर्ब हो गया, और दिस रिजल्ट इनटू मैसिव अर्थक्वेक, बहुत बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पे आता है, और वाटर इनंडेटेड outside from this reservoir and this caused severe flood, बहुत ज्यादा फ्लड आ गया और पूरी चीजें बर्बाद हो गई। तो ऐसी चीजें रही हैं। प्लेट टेक्टोनिक ने हालांकि इसको ना तो एक्सेप्ट किया है ना ही डिनाई किया है। कुल मिला के कहो तो प्लेट टेक्टोनिक इज साइलेंट अबाउट आइसोस्टेसी, बट द फैक्ट इज दैट ईच प्लेट हैव लोड बियरिंग कैपेसिटी। जैसे ह्यूमंस की लोड बियरिंग कैपेसिटी है, वैसे ही प्लेटों की लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। तो मस्ट कीप इन माइंड दिस फैक्ट ऑलवेज कि भाई देयर इज मैकेनिकल स्टेबिलिटी। तो इस तरह से आपको थ्योरीज बताने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी यू शैल ट्राई टू फॉर्मुलेट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक इंट्रोडक्शन, फिर थ्योरी ऑफ एयरी, फिर प्रॉट, फिर उसके बाद ऑर्थर होम्स, और बीच में हिमालयन पजल को लिखना है, सो दैट यू मे गेट द आइडियल मार्क्स। और ऐसे वाले डायग्राम बनाने हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, पिछले क्लास में मैंने दिखाया था एक पिक्चर, और इस क्लास में भी मैं फिर से उस बुक को दिखा दे रहा हूं। तो प्रॉपर डिटेल है, बहुत ज्यादा उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लो उतना काफी है। समरी इसकी रखनी है हाथ में, फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह, और इसमें आपको ये सारे थ्योरीज मिलते हैं। आगे नोट्स भी मैं इसी बुक्स के बेस पर दूंगा, क्योंकि यही वो बुक है जो आमतौर पे हर एक ज्योग्राफी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर ऑप्शनल में पढ़ी जाती है। ठीक है, अब आप आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? एरी प्रॉट व्यू। हाँ, अब आते हैं कि मॉनसून हैज वाइड रेंजिंग इंपैक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया, इलेबोरेट।
अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दैट इज ऑन इम्पैक्ट ऑफ मानसून मॉनसून। अब देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं। जो एक अच्छा तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन बनाओ दिस वे कि मॉनसून is kind of very complex system of wind characterized by the seasonal reversal of a direction। ऐसा उसका एक डिफिनेशन ही है, seasonal reversal of direction। The term monsoon derived from the Arabic word mausim, and this influences the socio-economic fabric of India या socio-economic mosaic of India। ऐसा कुछ वर्ड्स लेके इसको हम लोग बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाओ, दैट वाज फॉर, डायग्राम बना देते हैं, दैट इज फॉर मॉनसून अराइवल। मॉनसून का एक अराइवल का अगर किसी को डायग्राम याद नहीं है तो फिर ये सिंपल वाला डायग्राम बनाओ, एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून का ऐसा कुछ बना देना है यहाँ पे कि कैसे, दैट इज द 1 मई, 1 मई के आसपास यहाँ होता है, उसके बाद 15 जून, मई के बाद उसके बाद 15 जून, फिर उसके बाद कुछ ऐसा डेट लेके 4-5 बना के लास्ट में हमको चले जाना है यहाँ पे सितंबर तक। और सितंबर से रिट्रीटिंग स्टार्ट हो जाएगी अगस्त, जुलाई तक, सॉरी जुलाई तक यहाँ पहुंचना है। तो 15 जून के बाद 1 मई के बाद 1 जून आओ, फिर 15 जून, फिर 1 जुलाई, और फिर ये 15 जुलाई। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करके आपको बताना है कि एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून हमारा सितंबर से स्टार्ट होगा। सितंबर 15 सितंबर, उसके बाद 30 सितंबर, डेट एक देना है, एग्जैक्ट डेट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रहती, और 1 दिसंबर फाइनली यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी और इनको बॉक्स में भर लेना है। मॉनसून के बारे में देखो, ज्योग्राफी में जितने डायग्राम बनाओ, रिलेवेंट डायग्राम बनाओ, दैट विल इंक्रीज योर मार्क्स, कीप इन माइंड। अब इसके बाद आते हैं मेन क्वेश्चंस पर कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब अगर हम सोशियो इम्पैक्ट पे जाएंगे और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को आगे मैं बता दूंगा कि क्या कंटेंट देना है, लेकिन फॉर्मेट यही होगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद इन 20 to 25 वर्ड्स, उसके बाद एक डायग्राम इंट्रोडक्शन के बाद, उसके बाद हमें जाना है। अब देखो, सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून, एक तरीका ये हो सकता है इम्पैक्ट। तो पहले हम इसको बताएं और फिर दूसरा उसके बाद बताएं कि भाई सोशल इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून, या फिर एक ही साथ लिख ले ताकि बहुत सारे पॉइंट मिल जाए। तो अगर अलग करेंगे तो भी, अगर साथ में लिखेंगे तो भी, दोनों अच्छा है। अलग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट कम मिलेंगे, रीजन बीइंग कि सोसाइटी पे ज्यादा हम लोगों को जाना नहीं है, वी मस्ट फोकस ऑन सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन। तो एक ही सीधा इस दोनों का वाइड करो और सीधा लिखना स्टार्ट करो, इस दोनों को यहां से हटा देना है और क्वेश्चंस के ही वर्ड्स को यहां पे आपको लेना है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तो इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऐसे आप एक सीधा बना लो, इम्पैक्ट ऑफ मॉनसून ऑन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ, ये हेडिंग हमारा बनेगा। अब वन बाय वन आप बताते चलो। सबसे पहला, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो यू नो वेरी वेल, monsoon is regarded as the lifeline of our kharif crops। In absence of, or suppose if there is a weak monsoon, our farmer must not sow the kharif crop, like suppose it is a जो हमारा राइस है, राइस कल्टीवेशन, पैडी कल्टीवेशन में डिस्टर्ब इफ सपोज इनसफिशिएंट रेनफॉल इज देयर। एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट को बताएंगे, एग्रीकल्चर के साथ हम किस पे चले जाएंगे तो इंडस्ट्री को बताएंगे। इफ सपोज देयर इज strong monsoon or good monsoon, in that case this support agriculture, surplus production in agriculture facilitates industries, increase demand of the industrial goods। इसी तरह से और भी जो सेक्टर्स हैं उनको यहाँ वन बाय वन आपको बताने हैं। तो बहुत सारे डायमेंशंस यहाँ पे आ सकते हैं, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड, इवन
फेस्टिवल्स, और हाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा, दैट इज डिजास्टर। इफ सपोज देयर इज द टोरेंशियल रेनफॉल, टोरेंशियल मतलब बहुत हैवी रेनफॉल अगर मॉनसून में आ गया तो दिस में डैमेज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर रोड, आवर बिल्डिंग्स, तो दैट में बी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करने हैं वन बाय वन, एंड दैट विल बी द आंसर। इंक्लूडिंग विद दैट यू मे राइट सम फैक्चुअल डेटा कि भाई जैसे कभी मॉनसून फ्लॉप हुआ, इसका हम ले एग्जांपल कि 2005-6 2005-6 में हम लोगों ने देखा कि दिस वाज अल नीनो सीजन। तो व्हेन अल नीनो केम व्हाट हैपेंस, तो वी विटनेस्ड द वीक मॉनसून। अब वीक मॉनसून में क्या हुआ, तो हमारे जो फूड ग्रेन्स थे उसकी कल्टीवेशन हैम्पर हो गई, और फाइनली दिस लेड टू इन्फ्लेशन, पर्टिकुलरली फूड इन्फ्लेशन इट वाज। तो ऐसी चीजों को बताते हुए निकलना है, एंड दैट इज द बेस्ट वे। हाँ, एक लाइन में इसका कंक्लूजन भी कर सकते हैं कि इन दिस वे मॉनसून डिटरमाइंस आवर सोशियो कल्चरल लाइफ। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा लें दूसरे क्वेश्चंस को। ठीक है, और मॉनसून पे एक्चुअली इसी तरह के अप्लाइड क्वेश्चन भी आएंगे, एंड यू शुड ट्राई टू राइट विथ डेटा। डेटा के साथ उसको लिखना है, कलेक्ट करने हैं डेटा। इवन आवर फेस्टिवल्स का जो पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो आसाम में बिहू, जो हमारा बिहू फेस्टिवल है आसाम में, तो हाउ आवर लाइफ इज गाइडेड बाय मॉनसून। तो व्हेन monsoon arrives, our farmers, our villagers start celebrating that arrival of monsoon like festival। तो बिहू फेस्टिवल उसी से बनता है, पोंगल फेस्टिवल उसी समय आता है। अगेन जब मॉनसून आता है तो फार्मर्स स्टार्ट एंजॉयिंग देयर fields, their life, reason being they are getting अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोस्पेरिटी। अब उनके पास प्रोस्पेरिटी होती है क्योंकि मेन तो सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैज बीन द एग्रीकल्चर फॉर फार्मर्स। तो दैट इज द ट्रेडिशन इन इंडिया। मॉनसून अफेक्ट्स द ईच एंड एवरी डायमेंशंस ऑफ मेन्स लाइफ इन इंडिया। लोगों के हर एक डायमेंशन को मानसून अफेक्ट करता है। तभी तो मॉनसून के साथ क्या होती है, रेनफॉल, और रेनफॉल का नाम हिंदी में है वर्षा। तो वर्षा नाम से लोगों ने अपने घर में लोगों का नाम रखना शुरू किया। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून, वी शैल ऑलवेज कीप इन माइंड। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। अब ये क्या होता है भाई? तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाए, जो भी आंसर आया। तो देखो लैंडफॉर्म, साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म, पहले थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ डिस्कस करूं, देयर आफ्टर आई विल टेक द पॉइंट्स। साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म, तो जब ये कॉन्सेप्ट आता है साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म, तो साइकिल ऑफ लैंडफॉर्म रेफर्स द cyclic development of landform through the course of river, through the course of other agent of erosion। तो साइकिल ऑफ इरोजन में अगर हम यहाँ पे रिवर का एग्जांपल ले लें, और दिस वाज द टर्म यूज्ड बाय विलियम मॉरिस डेविस विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर रिवर को हम लोग यहाँ पे एक बार देखना शुरू करें, तो व्हाट रिवर डज इन द यूथफुल स्टेज, अगर हम यहाँ पे यूथफुल स्टेज ले लेते हैं, तो यूथफुल स्टेज में रिवर का साइकिल कैसा होता है? तो दैट इज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल, यहाँ पे मिलेगा, गॉर्ज मिलेगा, कैनियन मिलेगा। ये सारे लैंडफॉल जो हमको बताते हैं वो है यूथफुल स्टेज के। मैच्योर स्टेट में जब रिवर आती है तो दैट फॉर्म्स एलुवियल कोन, एलुवियल फेन, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करती है। यहीं पे हम देखते हैं कि फ्लड प्लेन क्रिएट होते हैं, यहीं पे हम नेचुरल लीव्स के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, यहीं पे हम मियांडरिंग दिखाई पड़ती है, और फाइनली एट ओल्ड स्टेज रिवर फॉर्म्स डेल्टा एट माउथ।
तो ये तो एक ओवरऑल हमारा दिखता है रिवर का साइकिल, और साइकिल वाज कॉइन्ड बाय द डेविस। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो ये सारे लैंडफॉर्म अगर मान लो रिवर ने बना दिया, इस तरह से रिवर ने कहीं पर एक सपोज कुछ कोर्स को बना दिया, यहाँ पे लाइक सपोज हमारा फ्लड प्लेन क्रिएट कर दिया। तो फ्लड प्लेन इज द पार्ट ऑफ द मैच्योर रिवर, मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, मैच्योर स्टेज में फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर यहां फ्लड प्लेन के पास एकाएक लैंड सबसाइड कर जाए, एकाएक लैंड सबसाइड कर जाए, तब क्या होगा? तो दिस मे रिजुविनेट द रिवर, रिवर जो अब तक ऐसे एक तरह से ग्रेडेड हो रही है, अब रिवर धीरे धीरे जा रही है, अपने स्लोप को पकड़ रही है, अब वो रिवर एकाएक यहां से रिजुविनेट हो जाएगी, और इसी रिजुविनेशन से इस फ्लड प्लेन में अब हमको क्या दिखाई पड़ेगा? तो वहां पर हो सकता है मियांडर के अंदर एक मियांडर बन जाए, हो सकता है यहां पर वाटरफॉल का फॉर्मेशन हो जाए। तो अगर हमारा लैंड फॉर्म चेंज होता है तो जो हमारे रिवर के कोर्स हैं उसमें चेंज आएगा, और एक नया साइकिल रिवर का वहां से ट्रिगर हो सकता है। तो अगर किसी प्लेस पर हमारा ये जो यूजुअल साइकिल है वो ब्रेक होता है बाय टेक्टोनिक एक्टिविटीज और बाय द कॉज ऑफ राइज ऑफ सी लेवल, राइज इन सी लेवल, तो सी लेवल राइज हो या सबसाइडेंस हो, दोनों में से कुछ भी होगा, यहां पे यही होगा कि पूरा का पूरा रिवर का जो सिस्टम है, जो रिवर की मैकेनिज्म है, जो एनर्जी है, वो चेंज हो जाएगी और एक नया साइकिल क्रिएट होगा, जिससे फिर से कुछ नए लैंडफॉर्म दिखाई पड़ेंगे। तो जब नए लैंडफॉर्म प्री एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म पर बनते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। मतलब प्री एग्जिस्टिंग साइकिल में रिजुविनेशन आ गया तो उसी को पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म कहते हैं। और ये बहुत ड्रामेटिक नहीं है, ये बहुत अनयूजुअल नहीं है। रीजन बीइंग कि देखो हमारा जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है that remain stability, that must not remain stability for longer period of time, reason being subject to the tectonic activity और climate change। तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी हो रही है, तो बहुत सारे चेंजेस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, डिटेक्ट। तो यही बातें यहां पर दिखाई पड़ती है। अब कि ये जो पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म है इनमें हमको क्या क्या करना है, तो एक तो इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा कि पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म आर शेप्ड बाय मल्टीपल साइकिल ऑफ इरोजन एंड रिजुविनेशन क्रिएटिंग अ रेंज ऑफ फीचर। ऐसा पॉलीसाइक्लिक के बारे में कुछ आपको बताना है, इंट्रोडक्शन में बताना है। एंड पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म में आउटकम ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज और द अपलिफ्टमेंट और सबसाइडेंस ऑफ लैंडफॉर्म और द चेंज इन सी लेवल। अब इसमें अब आपको बताने हैं लैंडफॉर्म। अब लैंडफॉर्म क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली लैंडफॉर्म, ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो सबसे पहला है निक पॉइंट। निक पॉइंट क्या होता है? तो देखो जब रिवर, मान लो ये माउंटेन है कुछ ऐसा और यहाँ पे जा रही है ये ओशियन, तो यहां पर अगर रिवर के कोर्स को इमेजिन करें तो ये ऐसा एक कोर्स हमको बनता हुआ दिखाई पड़े। अगर बीच में सबसाइडेंस हो जाए लैंड का तो ये कोर्स ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि बीच में यहां जाके ये ब्रेक करेगा, यहां से एक नया कोर्स रिवर का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड निक पॉइंट। ठीक है, तो सडन ड्रॉप इन रिवर ग्रेडियंट is called nick point due to subsidence of land mass under tectonic influences. When the course of river subside, the point where the pre-existing course and rejuvenating course separates called nick point। और इसी को यहाँ पे बताना है विथ डायग्राम, ऐसे डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो निक पॉइंट का। इंसाइज्ड मियांडर, और इसी को कहते हैं मियांडर इन मियांडर, मियांडर इन मियांडर। अब ये क्या होता है? तो देखो रिवर मियांडरिंग का कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। रिवर मियांडरिंग रेफर्स द सीसॉ पैटर्न ऑफ, जब होता ये है कि जब रिवर हमारी प्लेन में एंटर करती है तो प्लेन में रिवर का बहुत ज्यादा वेलोसिटी नहीं होता है
और रिवर स्टार्ट्स सर्चिंग कोर्स बाय मियांडरिंग। तो रिवर ऐसे कुछ मियांडर बनाने लगती है, इसी को रिवर मियांडरिंग कहते हैं। मान लो क्या हुआ, तो रिजुविनेशन हुआ और पीछे वाटरफॉल, एक वाटर जो अवेलेबल, वाटर की जो सप्लाई थी वो बढ़ गई। तो क्या होगा कि अब तेजी से पानी यहां पर आने लगेगा और जो रिवर की वैली कुछ पहले बनी थी वो इस तरह की थी, अब उसी वैली को डीपनिंग किया जाएगा और एक नई वैली इस मियांडर के बीच से बननी स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो यहां पर एक नया मियांडर क्रिएट होगा। अगर ये रॉकी सरफेस हुआ ये पूरा, तो पुराने प्री एग्जिस्टिंग मियांडर के भीतर गहरा करता हुआ नदी चला जाएगा, इसी को कहते हैं मियांडर इन मियांडर। एंड कोलोराडो रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस लैंडस्केप। तो ये जो लैंडस्केप हमारा बन रहा है वो कोलोराडो रिवर अमेरिका का है, और यही वो एग्जांपल हमको पुट करना है यहाँ पे कि कैसे मियांडर इन मियांडर हो रहा है। अगेन पियर ऑफ टेरिस, ये क्या होता है पियर ऑफ टेरिस? तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर है पियर ऑफ टेरिस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म का, कि कहीं भी लैंडफॉर्म बनता है तो कैसे बनता है, रिवर ऐसे जा रही है और ये हमारा एक तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा रिवर है, ये बीच का पार्ट पूरा ऑक्युपाइड बाय द रिवर, और ये जो दोनों साइड है दैट इज द कोस्ट ऑफ रिवर, ये बैंक या कोस्ट इसको कह लो। अब मान लो कि रिवर में क्या हुआ, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई ड्यू टू सबसाइडेंस, कहीं पीछे जाके ये पीछे कहीं रिवर का सबसाइडेंस हुआ, ये पूरा लैंड नीचे आ गया और यहां से वाटरफॉल क्रिएट हुआ। तो आगे जो वैली थी वहां पर रिवर बहुत तेज निकलेगी। जब स्पीड बढ़ेगी इसका मतलब कि रिवर की डाउन कटिंग पावर बढ़ जाएगी और रिवर इस टेरेस का शेप चेंज कर देगी, और ये टेरेस अब बीच से कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा जिसमें अब रिवर यहां पर फ्लो करेगी और ये जो कोस्टल ये जो बना था इसके बीच में डेवलप हो जाएगा, ऐसे कुछ ये बनता चला जाएगा, कुछ ऐसा। दैट इज कॉल्ड, ये रिवर है। तो टेरेस, पेयर टेरेस, अब इस दोनों की हाइट लगभग सेम है, दोनों तरफ जो बैंक है वो तो प्री एग्जिस्टिंग बैंक है, सेम रहेगा। यहाँ पर जो पुराना हमारा रिवर वैली था वो दिखाई पड़ेगा और बीच से पानी निकलता रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड पेयर टेरेस। ये भी एग्जांपल आता है रिजुविनेशन का, ठीक है। और सबसे लास्ट का जो ये एग्जांपल है इसका नाम है अपलिफ्टेड पेनी प्लेन। अब पेनी प्लेन क्या होता है, तो देखो पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट, आई थिंक यू ऑल नो द आइडिया ऑफ विलियम मॉरिस डेविस। डेविस ने क्या कहा था, डेविस ने कहा कि भाई जब लैंडफॉर्म का एक अपलिफ्टमेंट होता है तो ओवर द टाइम लैंडफॉर्म गेट इरोडेड, धीरे धीरे इरोडेड होता चला जाता है, और टर्मिनल स्टेज में हम देखते हैं कि मोनेड नॉक मतलब लो एलिवेटेड लैंड बनते हैं और साथ में प्लेन क्रिएट होता है, इसी को कहते हैं पेनी प्लेन, द फीचरलेस प्लेन दैट फाउंड एट टर्मिनल स्टेज ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। तो यहां पर ये जो हमारा पेनी प्लेन बन रहा है ये तो टर्मिनल स्टेज है, लेकिन अगर यहीं पर फोर्स आ जाए नीचे से तो पूरा का पूरा प्लेनी प्लेन ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा, इसी को कहते हैं अपलिफ्टेड पेनी प्लेन। यहां पे इसका एग्जांपल भी है कि देखो कैसे ये अपलिफ्टमेंट से चेंज आ गया और बीच में रिवर का कोर्स चलता जा रहा है। तो सच विल बी द एग्जांपल ऑफ दिस पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म। As far as polycyclic landform is concerned, तो you shall prepare this in depth। ये दोबारा भी आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में ये बदल जाएगा रिजुविनेटेड लैंडफॉर्म या रिजुविनेशन ऑफ रिवर, ये दोनों एक ही है, रिजुविनेशन ऑफ रिवर, ये दोनों क्वेश्चन है इसमें। कॉजेज ऑफ रिजुविनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए वेल प्रिपेयर रहना है, क्वेश्चन इस पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे चले, आगे चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब आते हैं हम लोग कि इलेबोरेट बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बॉटम टोपोग्राफी को अब एलिब्रेट करना है और इस पर डिस्कस करना है। तो वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
एलिबोरेट द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन, दोनों को यहां पे बताना है। 20 मार्क्स इज हियर। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है दैट रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओशियनोग्राफी, द बॉटम रिलीफ ऑफ ओशियन। बॉटम रिलीफ को जितना हम समझ पाएंगे वी विल एबल टू राइट आंसर द वे। अब इसमें सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है कि भाई बॉटम रिलीफ होता क्या है, कहां है पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन का। तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, एक सेकेंड का थोड़ा सा। पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन का, ठीक है। और पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बॉटम रिलीफ को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर करनी है। सबसे पहला तो जो ये क्वेश्चन बनेगा इसके 3 पार्ट बनेंगे। सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन बनेगा, दूसरा हमारा जो टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशियन बनेगा, तीसरा जो हमारा बनेगा टोपोग्राफी ऑफ ओशियन, इंडियन ओशियन। तो तीनों पार्ट को यहां पे आपको टारगेट करना है तभी ये बन पाए। इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो यहां इंट्रोडक्शन हम बना सकते हैं कुछ ऐसा कि द ओशियन बॉटम आर डाइवर्स एंड फुल ऑफ लैंडफॉर्म इंक्लूडिंग माउंटेन, रीजेस, वैली, डिप्रेशन। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जो डायग्राम कुछ ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से एक बेसिक डायग्राम बनाओ जिसमें ये हमारा कोस्टल एरिया होगा, उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ पे ऐसे बनाना है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, उसके बाद स्लोप बताने हैं, स्लोप के बाद आपको बताने हैं एबाइसल प्लेन, एबाइसल प्लेन के बाद सी माउंट, उसके बाद हम बता सकते हैं गुयॉट, उसके बाद हम लोग रीजेस को बना सकते हैं। कुछ ऐसे आगे भी ये क्वेश्चन है तो इस पर जितना प्रैक्टिस कर लें उतना कम है। उसके बाद हम लोग आगे फिर से माउंटेन्स को बना दें, फिर यहां पर एक डिप्रेशन ड्रॉ कर दें और इस तरह से दूसरा कोस्ट ड्रॉ कर लें। तो ये वाला डायग्राम आपको जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन बनाना है ताकि ये शो हो जाए कि यू आर एबल टू राइट दिस इन डेप्थ। और एक डायग्राम यहाँ पे ले लेंगे, सी लेवल लिख देंगे पोस्ट। तो ये डायग्राम आपको चाहिए जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन कि ओशियन फ्लोर इज डाइवर्स मार्क्ड बाय विविड लैंडफॉर्म इंक्लूडिंग विथ माउंटेन, वैली, डिप्रेशन एंड प्लेन, और दिस इज द फीचर। अब सीधा आ जाओ टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशियन। एक लाइन में पहले टोपोग्राफी से पहले पैसिफिक ओशियन को यहां पे बताना है कि पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ comprising about 1/3 geographical area of earth. अब it is a triangular shaped ocean characterized by following लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स पे सीधे आ जाने हैं कि लैंडफॉर्म यहाँ पे क्या क्या, यही वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है कि लैंडफॉर्म यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो पैसिफिक ओशियन के जो लैंडफॉर्म आपको बताने हैं, ये तो दोबारा कर लेंगे। पैसिफिक ओशियन की लैंडफॉर्म, तो पैसिफिक ओशियन में अगर आप देखो तो सबसे पहले हम आते हैं रीजेस की तरफ। रीजेस, तो पैसिफिक ओशियन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ द मिड ओशियन रिज। यहां पर कोई मिड ओशियन रिज नहीं मिलता है। तो यू शैल राइट दिस कि इन पैसिफिक ओशियन अनलाइक अटलांटिक ओशियन नो मिड ओशियन रिज एग्जिस्ट बट सम रीजेस आर फाउंड हियर। यहां पे जैसे ईस्ट पैसिफिक राइज, पैसिफिक अंटार्कटिक रिज, तो ऐसे 2-4 रीजेस के नाम लिख सकते हैं। दूसरा हमारा है दैट इज आवर
the dip and trenches अब पैसिफिक ओशियन में देखो तो देर आर अबाउट 100 dips found in Pacific Ocean including with Challenger Dip and Mariana Trench और ये डिप और ट्रेंच जो है मैरियाना ट्रेंच एंड चैलेंजर डिप इज द डीपेस्ट वन। इसी तरह से हम आगे आएंगे एबाइसल प्लेन। तो पैसिफिक ओशियन एबाइसल प्लेन इज क्वाइट वाइड एक्सटेंसिव, इट कवर्स मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर। बस इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाना है। फोर्थ, आइलैंड्स। तो इन पैसिफिक ओशियन सेवरल volcanic island and their series found. फॉर एग्जाम्पल हवाईयन रिज। अब हवाईयन के पास देखो हवाई एंड इंपेरल रिज बनता है पूरा। जापान आर्कीपेलागो, ये सारी चीजों को एक एक लाइन में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं, लाइक सपोज द मार्जिनल सी जो भी इसके आसपास आते हैं, लाइक सपोज ओकोटस की सी ऑफ जापान, फिलीपींस सी, इनके बारे में न्यूमरस मार्जिनल सी फाउंड अलोंग विद द कोस्ट। और लास्ट में हम लोग बता सकते हैं, हाँ ट्रेंचेस में भी एग्जांपल यहाँ पे पेरू ट्रेंच है, यहाँ पे हमारा जो हमने बताया ये मारियाना ट्रेंच है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंच के नाम देने हैं, मारियाना और मार्जिनल सी के नाम। इसी तरह से 5-6 चीजें आपको इंडियन ओशियन के बारे में भी लिखनी है। और इंडियन ओशियन में खास क्या है, तो इंडियन ओशियन में हमारा एक सेंट्रल रिज बनता है, ये वाला ऐसे पूरा का पूरा एक एलिवेशन इंडियन ओशियन के बीच में दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द मिड ओशियन रिज। और इसमें इसके नाम लिखने हैं कि इन इंडियन ओशियन मिड ओशियन रिज फाउंड including with Chagos Reef, Socotra Chagos, even Kerguelen Gaswork, St. Paul Reef, साउथ ईस्ट इंडियन रीज यहाँ पर भी है, बहुत सारे मेडागास्कर, प्लेटू, ये सब रीज है। इवन 90 डिग्री ईस्ट रीज इज हियर दैट सेपरेटेड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम इंडिया। तो सबसे पहले रीजेस को देना है एक दो लाइन में, उसके बाद हमको देना है डिप्स को। तो यहाँ भी जो डिप्स है वो देखो जावा ट्रेंच, जावा डिप्स एंड ट्रेंच। ट्रेंच और डिप में थोड़ा अंतर होता है कि व्हेन ट्रेंच कम तो दिस रेफर्स अ लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन इन ओशियन, ऐसे बहुत लंबा डिप्रेशन बनेगा, इसी को कहते हैं ट्रेंच। और इसी ट्रेंच का कोई एक पार्ट अगर बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाएगा, इसी को कहेंगे डिप। तो डिप आर पार्ट ऑफ ट्रेंच। तो दोनों को बताना है इंक्लूडिंग विथ एग्जांपल्स। उसके बाद आपको फिर से मार्जिनल सी के बारे में लिखनी है, दैट इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इवन सोमालिया बेसिन, इवन ओमान बेसिन, ये सारे जो है, ऑस्ट्रेलिया बेसिन, पर्थ बेसिन। और फिर एबाइसल प्लेन है, रेन, इसका जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला पार्ट है। तो सबको थोड़ा थोड़ा बताते हुए इस क्वेश्चंस को खत्म करना है, इंक्लूडिंग विद डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत आसान है इंडियन ओशियन का भी, ऐसे कुछ अफ्रीका बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और इस तरह से छोटा सा एक डायग्राम आप इमेजिन कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और यहां से फिर ये वाला पार्ट हमारा यही रिज है मेडागास्कर के बगल में, कुछ ऐसा इसको बनाना है और नंबर के साथ इस पे हाईलाइट कर देना है, जावा ट्रेंच, सुमात्रा ट्रेंच, और ये कॉपी में पेस्ट कर देना है। तो ऐसे यू विल फिच द गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये तो रटा हुआ रहता है लोगों का, बहुत सारे लोगों को रटा हुआ होगा भी ये। एम आई राइट और रॉन्ग? शेयर योर ओपिनियन विद दिस। अब आते हैं क्रिटिकली इलेबोरेट द प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। अर्थ के प्रेशर बेल्ट को इलेबोरेट करना है। अर्थ के प्रेशर बेल्ट को इलेबोरेट करना है। यहां पे बड़ी जो है वो तेज क्लासेस चल रही हैं। इलेबोरेट द
हाँ, इलेबोरेट द प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ। देखो, प्रेशर बेल्ट ऑफ अर्थ के जो इलेबोरेशन है, तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। You know, pressure belt are the zone of varying pressure found on फाउंड इन अर्थ एटमोस्फेयर। अलग अलग प्रेशर्स के साथ जो हमारे एटमोस्फेयर में प्रेशर बेल्ट बनते हैं, उनका एक अलग इंपॉर्टेंस है, अलग रोल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रेशर बेल्ट के बारे में फिर से वही स्ट्रक्चर बनेगा। इंट्रोडक्शन में जाना है हम लोगों को, मेन बॉडी में जाना है और कंक्लूजन में जाना है। तो एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे और इंट्रो में आपको बताना है अबाउट, लेट मी इरेज ऑल सच थिंग्स। एक इंट्रोडक्शन में आना है और इंट्रो में आपको बताना है अबाउट प्रेशर बेल्ट। अब देखो, प्रेशर बेल्ट क्या है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर is quite typical and peculiar. The change in pressure found in the zone or belt on Earth atmosphere, popularly called pressure belt. ठीक है, there are 7 pressure belt found on Earth atmosphere. अब इन बातों को लिखने के बाद यू शैल ड्रॉ दिस डायग्राम आपको बनाना है। बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और डायग्राम बनाना बहुत आसान है, बस गोला खींच दो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलार, और उसके बाद सब पोलार एंड पोलार। अब आते हैं इसका मेन बॉडी में क्या लिखना है। तो इन मेन बॉडी यू हैव टू राइट अबाउट प्रेशर बेल्ट। इसमें कोई आलोचना, क्रिटिसिज्म जैसा कोई पॉइंट नहीं। अबाउट प्रेशर बेल्ट, अबाउट प्रेशर बेल्ट, सीधा प्रेशर बेल्ट को यहां पे बताते चल रहा है। कैसे? अब स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर में 3-4 बातें बतानी है कि पहला, इसका एक्सटेंट कहां दिख रहा है, कहां तक ये मिलता है, मतलब लोकेशन पे बात करनी है। दैट फाउंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, ऑल्सो कॉल्ड ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। रीजन बीइंग की ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड अराइव्स हियर फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से आते हैं। दूसरा, इसके फॉर्मेशन पे बात करनी है कि दैट इज आउटकम ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। This region receives direct sunlight throughout the year. Sunlight causes heating of land surface and this converts the land into low pressure. तो यही बात यहाँ पे बतानी है फॉर्मेशन को। दूसरा, आपको क्लाइमेट पे चर्चा करना है कि द हीटिंग ऑफ लैंड एंड ओशियन प्रोड्यूसेस कॉन्वेक्शन करंट, convectional current, it is convectional current of air, of water vapor, or condensation of that water vapor produces cumulonimbus cloud that yield the very torrential rainfall over this region. तो ये क्लाइमेट 3 चीजों को यहाँ पे बताना है और अल्टरनेटली इट कॉल्ड डोल्ड्रम। तो पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर, दूसरा मिड लैटिट्यूड लो हाई प्रेशर। तो मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का लोकेशन क्या है? बिटवीन 25 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, दोनों हेमिस्फीयर में है। फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? तो दैट इज आउटकम ऑफ सबसाइडेंस, सिंकिंग ऑफ एयर फ्रॉम अपर एटमॉस्फेयर। जब यही इक्वेटर के आसपास से ये जब सिंक करता है इस तरह से, तो फॉर्मेशन होता है हमारा किसका? तो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। और यहां पे भी आपको बताने हैं यही सारी चीजें, फॉर्मेशन बताया और तीसरा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट यहां पे कैसा होगा? सिंकिंग ऑफ एयर ऑब्स्ट्रक्ट्स, हिंडर्स फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड के फॉर्मेशन को रोक देता है। दैट इज व्हाई दिस रीजन एक्सपीरियंसेस नो रेनफॉल, वर्षा होती ही नहीं है एक्सेप्ट सम exceptions, or this region marked by existence of
desert. तो several desert found in this region, namely थोड़ा बहुत नाम दे देंगे यहाँ पे, like suppose Sonoran Desert in North America, Mexico, Chihuahua Desert, Arabian Desert, even Thar Desert in Southern Hemisphere, Atacama Desert, Kalahari Desert, even Namib Desert, even Victoria Desert. So this is the characteristics of mid-latitude. फिर तीसरे बेल्ट को बताना है, दैट इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. तो वही सारी चीजें, चार बातें इस पे लिखनी है. पहला लोकेशन, तो बिटवीन 55 टू 65 डिग्री नॉर्थ साउथ. फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो इसके फॉर्मेशन के पीछे दो फैक्टर है. द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज ब्लॉकिंग ऑफ वेस्टर्ली विंड बाय पोलार विंड. जब वेस्टर्लीज विंड और पोलार विंड दोनों यहाँ पे आती हैं, तो हम देखते हैं कि पोलार विंड आर हैवियर विंड, कोल्ड हैवी विंड. When collide with light polar wind, what happens? Polar wind starts rising upward. वो सीधे सीधे ऊपर उठने लगता है. And later this wind creates low pressure here. तो यहाँ पे यही collision impact है. And that situation aggravated by rotating earth. और अर्थ के रोटेशन से सिचुएशन और आगे बढ़ता है. तो फाइनली यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, दैट इज क्लाउड का. तो यहाँ पर ये सारे फीचर्स मिलते हैं. ब्लॉकिंग को आपको रखना है. फाइनली लास्ट वन, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट. तो चौथा बेल्ट हमारा पोलार हाई है. उसके बारे में बिल्कुल क्लियर है ये कि पोलार हाई प्रेशर इज आउटकम ऑफ द लैक ऑफ और एब्सेंस ऑफ द सनलाइट. तो ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट स्टार्ट्स एयर गेट्स कोल्ड एंड कोल्डर. एयर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा होने लगता है, जिससे उसकी सिंकिंग होती है और ओवरऑल वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है. इसके क्या क्या फीचर्स दिख रहे हैं, तो दैट इज वेरी द कोल्ड रीजन एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल वो कम देखता है. अगेन यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है. यू नो वेरी वेल, लार्जेस्ट डिजर्ट फाउंड हियर दैट इज द अंटार्कटिका. तो लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड इज अंटार्कटिका. ये सारी बातें यहाँ पे आपको लिखनी है. तो दिस वे यू मे राइट दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले. आज की क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट टेस्ट के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे. थोड़ा बहुत पार्ट बचेगा, दैट विल आई डिस्कस ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लासेस. और थोड़ा वीडियो देखो, समझो और बेसिक बुक्स के साथ चलते हैं. हम तो एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी 11 12 की देख लो, और जियोमॉर्फोलॉजी के लिए थोड़ा सा सविंदर सिंह को देख लो. यू विल एबल टू राइट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन डिफरेंट टॉपिक. किसी भी टॉपिक पे कैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये दोनों सोर्स आपने रखे हैं, तो यू विल बी एबल टू राइट द आंसर. अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया है जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो लेट मी give you the idea. We discuss the relief of ocean floor and also mention the factor that affects salinity distribution in ocean. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज discuss the relief of ocean floor and also mention the factor that affects salinity distribution. Salinity distribution. अब देखो यहां पे दो टॉपिक को एक साथ इन्होंने मिलाया है. दो टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं. दैट इज discuss the relief of ocean floor and mention the factor that affects salinity distribution of ocean. अब ओशियन के फ्लोर का पहला जो पार्ट है, देखो दिस क्वेश्चन, आप देखो इसको, दिस क्वेश्चन इज क्लियरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज आस्किंग अबाउट योर नॉलेज अबाउट द ओशियन फ्लोर एंड सेकेंड पार्ट इज अबाउट द सैलिनिटी. तो दोनों पार्ट अलग अलग हैं. वी शैल कीप इन माइंड कि क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट. टू टॉपिक हैज बीन मिक्स्ड हियर.
दोनों को मिला दिया गया है यहाँ पर। तो अब इन दोनों पे काम करना है हमको, आधे आधे वर्ड्स देने हैं। यहाँ पे जो पहला पार्ट होगा, यू शैल इन्वेस्ट अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, और दूसरे का भी लगभग 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। दैट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएंगे, और इंट्रोडक्शन में दोनों ही बातों को रखेंगे एक एक लाइन में कि ओशियन बॉटम आर क्वाइट, ओशियन बॉटम और ओशियन फ्लोर आर like land marked with mountain, valley, depression. Again, water in ocean found saline with dissolvent of water, with dissolvent of salt. तो ऐसे कुछ इंट्रोडक्शन हमें रखना है यहाँ पे। Thereafter, need not to draw diagram here. Go to the ocean floor. Ocean, about ocean floor. ओशियन फ्लोर। तो अब ओशियन फ्लोर पे डिस्कस करना है। यहाँ पे एक लाइन में ओशियन फ्लोर को यहाँ पे बताना है कि ओशियन फ्लोर आर characterized by the different type of presence of different type of relief feature including with followings। अब सीधा आ जाओ, एक एक लाइन में लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले जाना है हमको किसके बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आप कर सकते हो, पीछे मैंने इसको रखा था कि ओशियन फ्लोर के अगर क्लासिफिकेशन को जाए तो सम आर मेजर एंड सम आर माइनर। मेजर और माइनर दो कैटेगरी में रिलीफ को बांट सकते हैं। एज फार एज मेजर इज कंसर्न, तो मेजर में हमारा आ रहा है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द राइज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, submerged part of continent in the coastal area is called continental shelf. The slope of this vary 1 to 2 degree just about। तो 1 से 2 डिग्री का स्लोप होता है, ज्यादा स्लोप नहीं होता है यहाँ पे सेल्फ पर। उसके बाद इट स्टार्ट्स द कॉन्टिनेंटल स्लोप, और स्लोप कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिप स्लोप। बहुत स्टिप स्लोप होते हैं। नो सेडिमेंट यूजुअली फाउंड हियर, however some sort of this canyon, river canyon exists there। उसके बाद एबाइसल प्लेन को बताना है। अगेन ये जो हमारा पूरा डिप्रेशन दिख रहा है दैट इज पार्ट ऑफ द मिड ओशियन रीजेस। तो रिज की डिस्कस करनी है आपको, और फिर ट्रेंच वगैरह को बताते हुए यहाँ पर मेजर को क्लोज करना है। एज फार एज माइनर इज कंसर्न, एबाइसल प्लेन भी इसी का पार्ट होगा। Abyssal plain, as far as minor, तो sea mount, guyotte, even coral reefs, even one more is coral reef। तो ऐसे बैंक, ये सारी चीजों को यहाँ पे आप बता सकते हो। बस वन लाइनर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब और दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर दैट अफेक्ट सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी दूसरा पार्ट आएगा। तो देखो सैलिनिटी क्या होती है, तो दैट इज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड salt into the water of ocean is called salinity, and average salinity is about 35 percentile। It means out of total water 30%, 35% salt found in ocean water, 35% हमको वहां पे salt मिलता है टोटल ओशियन वाटर, यही सैलिनिटी है। What are the factor determines the salt? तो साल्ट का जो सबसे पहले एक जो हम देखें कि कहां से हमारी ओशियन में सैलिनिटी आई है, तो आवर द कॉन्टिनेंट एंड द कहो तो रॉक्स हैज बीन द सोर्स ऑफ साल्ट। सैलिनिटी जो पहले रहा है, सोर्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि ओशियन salinity is outcome of the solution of salt found in rock, but this vary place to place due to multiple factors। अब इसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स पे डिस्कस करनी है, और फैक्टर्स क्या क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को बताने से पहले आप एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करो, एनसीईआरटी का ये डायग्राम।
जिसमें ये बताना है हमको कि कैसे सैलिनिटी वैरी करती है। तो या तो पूरा बना लो, डायग्राम बनाना बहुत आसान है, और इसमें जो चीजें ध्यान में रखनी है दैट इज कि इक्वेटर के पास, दैट इज द इक्वेटर, यहां पे तो देखो मैक्सिमम सैलिनिटी डज नॉट फाउंड नियर इक्वेटर। इक्वेटर के पास जस्ट अबाउट 37, 30, यहाँ पे छोड़ दो, ये तो एक्सेप्शन है, 35, 36, 35 इज द ये है इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर ये वाला। तो 35, 36 हमको मिलता है इक्वेटर के पास लेवल ऑफ सैलिनिटी। क्वेश्चन इज दैट व्हाई? क्योंकि हियर रेनफॉल ऑकरिंग रेगुलरली सो दैट द लेवल ऑफ सैलिनिटी रिड्यूसेस। तो यहां हमको पहला फैक्टर मिल रहा है रेनफॉल का। अब डायग्राम से ही आ जाओ कि पोलर रीजन में फिर से हम 35 देख रहे हैं। तो द कॉज, द रीजन बीइंग की मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस रिलीजेस फ्रेश वाटर। तो जैसे ही फ्रेश वाटर आएगा सैलिनिटी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर अगर हम देखें यहां पर, जो हमारा बिटवीन 20 टू 30 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बन रहा है 20 टू 30, यहां पर हम देख रहे हैं कि नो क्लाउड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दिस रिमेन अंडर द डायरेक्ट सनलाइट एंड हीटिंग ऑफ द ओशियन वाटर इंक्रीजेस द लेवल ऑफ सैलिनिटी। तो यहां पर क्या है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाइयर देन द रेनफॉल। तो ये फैक्टर आ रहा है। अगेन कई बार ऐसा होता है कि ओशियन करंट भी जो सैलाइन वाटर है उसको इधर से उधर ले जाते हैं। तो दीज आर द फैक्टर यू मे फाइंड आउट विद दिस मैप, और ये डायग्राम बनाना भी है। अब इस डायग्राम को बनाने के साथ ही आपको फैक्टर्स पे डिस्कस करना है। विच आर द फैक्टर हियर? रेनफॉल। तो रेनफॉल को बताना है कि रेनफॉल ब्रिंग्स फ्रेश वाटर इनटू द सैलाइन वाटर एंड दैट वे decreases the level of salinity near equator. Salinity found low due to uh, due to regular rainfall. एक लाइन में इसको बताए। अगेन दूसरा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन लीड टू इंक्रीज इन salinity between 20 to 30 degree. Salinity found higher due to high rate of evaporation, influx of fresh water near polar region. Again ocean current is here. Again ये चार तो हैं मेजर फैक्टर। प्रिवेलिंग विंड दिस रीडिस्ट्रीब्यूट, जो अपर लेयर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, और ओशियन टेम्परेचर से भी सैलिनिटी पर इंपैक्ट आता है। तो दीज आर द फैक्टर यू शैल कीप इन माइंड विथ रिस्पेक्ट टू द फैक्टर कंट्रोलिंग सैलिनिटी। ठीक है, तो इतने सारे फैक्टर्स आपको वन बाय वन लिखने हैं विथ डायग्राम और विथ चार्ट। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव, राइट शॉर्ट नोट, अ रोल ऑफ सिस्मिक वेव इन द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो यहां पर अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत आती है? तो देखो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बॉडी वेव, सरफेस वेव, पी वेव, एस वेव, एल वेव, सब चीज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन वी आर एक्चुअली अवॉइडिंग द usually a student avoids, that is the problem I have seen among student. The student are not taking concern the key points, the theme of question, that is the interior of earth. तो यहां क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ को पूछा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्मिक वेव। तो हमको यहीं पे फोकस करना है। तो की पॉइंट ये है। अब इसको कैसे लिखना है? तो वेरी फर्स्ट यू शुड राइट इंट्रोडक्शन। In introduction, you have to share the idea that how our Earth interior is still a puzzle, still unknown to mankind. A reason being that is inaccessible. यहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग अर्थ इंटीरियर आर क्वाइट inaccessible, beyond the reach of mankind. The information about Earth interior is considered relevant for explanation of earthquake,
volcanism and formation of landscape. अगेन इसके बाद आएंगे, हेडिंग लगाएंगे सिस्मिक वेव. थोड़ा सा सिस्मिक वेव को यहां पे बताना है कि व्हाट इज सिस्मिक वेव. तो सिस्मिक वेव आर द वेव ऑफ एनर्जी produced by the earthquake and that travels across the earth. From focus, such a wave emanates, वहां फोकस से वेव निकलते हैं and this propagates across the earth. अब यहां पे दूसरा लाइन बताएंगे कि given that so far body wave and surface wave have been identified and they travels at different rate and different velocity across the earth. बस एक लाइन में इसको बता दो. if you are able to draw the diagram, तो छोटा सा यहाँ पे एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो. सिस्मिक वेव लिखना नहीं है ज्यादा, बहुत चीजें जानते हैं हम लोग, लिखेंगे नहीं यहाँ पे कुछ भी. तो दो पार्ट में इसको बना दो, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव. सरफेस वेव, बॉडी वेव में भी दो बना देते हैं, पी वेव एंड एल वेव. पी वेव में भी दो तीन बातें लिख लेंगे. प्राइमरी वेव passes through solid, liquid and gaseous. L wave, sorry, S wave, body wave में S wave है, that is secondary wave passes through only solid medium. Surface wave, L wave and the Rayleigh wave. तो इसको बॉक्स में बना लो और बहुत कम वर्ड में इसको रिफ्लेक्ट करो, that is enough. Now come to the interior of Earth. Interior of Earth. अब यहां पे बताना है, चीजों को रखना है कि on the basis of understanding of seismic wave, Earth can be classified, the interior of Earth can be classified into three concentric layers. These are as under, या these are below. पहला इसके बाद बताएंगे, क्रस्ट के बारे में डिस्कस करना है, दूसरा मेंटल के बारे में डिस्कस करना है और तीसरा हमारा कोर के बारे में डिस्कस करना है. और डिस्कशन में सारी बातें बताएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम क्रस्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो सारी बातें कि क्रस्ट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ दैट फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस. थोड़ा थोड़ा बताना है, ज्यादा नहीं लिखना है. 30 हियर. अगेन क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट. तो धीरे धीरे इस पर पूरा डिटेल देना है क्रस्ट के बारे में, अपर, लोअर, मेंटल के बारे में, फिर कोर के बारे में, इनर कोर, आउटर कोर को लिखना है, उसके स्टेट को बताना है. डायग्राम में ये वाला डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम नहीं बनाना है क्योंकि दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ. या ऐसा कुछ डायग्राम बनाओ, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, बैरियोस्फेयर, जितने भी स्फीयर आ रहे हैं यू शैल राइट अबाउट दैट. इंक्लूडिंग विद दैट यू मे ड्रॉ रफ आइडिया अबाउट द डिसकॉन्टिन्यूटी. डिसकॉन्टिन्यूटी को भी बता देना है कि भाई लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ हैव बीन डीमार्केटेड विथ द डिसकंटिन्यूटी. दीज आर जैसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, इवन गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी. कहाँ मिल रहा है लिस्ट बना दो और इसके बारे में भी लिख देंगे. तो मेन काम हमारा यहाँ पे है. यू हैव टू राइट अबाउट दिस एंड यू विल बी एबल टू fetch the good marks with diagram and the presentation. About next question, that is sea floor spreading. How do it occurs? What are the landform and feature associated with sea floor spreading? Sea floor spreading क्या है, landform क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं? तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, दैट इज क्वाइट इजी टू राइट. देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, तो सिंपली ये समझ में आ रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज द कॉन्सेप्ट दैट फॉरवर्ड्स द आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओशियन फ्लोर. Idea of displacement of the ocean floor, and this was highlighted by the
स्कॉलर हैरी हैस ही वो आदमी था जिसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को एक्सप्लेन किया है इन 1960, एंड दिस ऑफर्ड इंसाइट अबाउट द ड्रिफ्टिंग फेनोमेना ऑफ आवर प्लेट्स, अर्थ प्लेट। तो इस तरह से इसका एक इंट्रोडक्शन बनाना है इन सारे वर्ड्स के साथ। दिस वे सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज जियोलॉजिकल प्रोसेस, ओशियनिक क्रस्ट displaced displaced from the mid-ocean ridge, and this phenomena were identified by the Harry Hess in the year in 1960s। अब डायग्राम बनाने होंगे इसके दो तीन डायग्राम, या तो ऐसे वाले डायग्राम बना लो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कि क्या हो रहा है यहां पे। तो सबसे पहले ऐसे कुछ डायग्राम दोनों तरफ से देते हुए सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हम लोग बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहां पे मार्किंग हो जाएगी सबकी, और इस तरह से अपवेलिंग मैग्मा और न्यू ओल्डर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का ऐसे स्प्रेडिंग का हम लोग सिंपल डायग्राम बना सकते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिंपल डायग्राम बनाएंगे कि भाई पहले ये था और धीरे धीरे ये बन रहा है। अगर ये बनाना हो तो इसको भी बना सकते हैं, बट दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रॉ इन योर पेपर। अब दूसरा आता है हाउ इट ऑकर्स, रीजन फॉर ऑकरेंस, कैसे आखिर हो रहा है। तो द रीजन फॉर ऑकरेंस दैट इज क्वाइट यूजुअल कि सी फ्लोर spreading occurs only at mid ocean, or where ocean crust found thinner, बहुत पतला और थिन ओशियर क्रस्ट मिलता है। तो पहला पॉइंट यही बताएंगे। दूसरा पॉइंट, एज पर द ओपिनियन ऑफ आर्थर होम्स, अब आर्थर होम्स को यहां पे लेके आएंगे। आर्थर होम्स, द राइजिंग convection current from the core this way, ये डायग्राम भी यहां पे आएगा, collides with the earth lithosphere, अर्थ लिथोस्फीयर से ये कोलाइड करता है, and that breaks apart the ocean crust, and this way magma are being spreaded out by the rising convection current। Magma upwelling of magma exert pressure on both adjacent plate, and old plate starts moving apart due to immense pressure, under immense pressure। और फिर यहाँ पे डायग्राम वगैरह इसका भी शो कर देना है। ये इसका रीजन हो गया। व्हाट आर द लैंडफॉल, तो फिर तीसरा हेडिंग बनेगा लैंडफॉल। अब लैंडफॉर्म यहां पे क्या क्या हो सकते हैं, तो नाउ रिकॉल दिस पिक्चर, यही है हमारा जहां से मैग्मा निकल रहा है। व्हाट आर द लैंडफॉर्म, तो सबसे पहला तो हमारा क्या बन रहा है, तो ये जो पूरा पार्ट क्रिएट हो रहा है दैट इज मिड ओशियन रिज। तो वेयर एवर द सी फ्लोर स्प्रेडिंग ऑकर्स, मिड ओशियन रिज फाउंड इन अटलांटिक ओशियन। अब अटलांटिक ओशियन में एग्जांपल भी दे दो और बना भी सकते हो कि अबाउट 1600 किलोमीटर लॉन्ग ridge found in Atlantic continuous in Atlantic Ocean that is called Dolphin Ridge, and in north and Challenger Dip in south। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है इसी से फॉर्मेशन होता है कई बार जब वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा होगा तो सी माउंट का, बुयॉट का। अगेन दिस एरिया मार्क्ड विथ वॉल्केनिज्म, आइसलैंड के जितने वॉल्केनो हैं वो सारे वॉल्केनो यहीं से जो है वो बने हुए हैं। अगेन इसके साथ आप ऐड कर सकते हो, चूंकि यहाँ पे सारा कुछ पूछा गया है एसोसिएटेड विथ लैंडफॉर्म एंड फीचर, तो दिस रीजन एक्सपीरियंसेस लाइट अर्थक्वेक, मतलब जो अर्थक्वेक है with low intensity, earthquake with low intensity occurs here। तो these are the features, you shall write one by one, एक एक करके,
कि मिड ओशियन रीच, अगेन रिफ्ट वैली भी यहीं पे फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि बीच का पार्ट सबसाइड कर जा रहा है और ये रीजेस का फॉर्मेशन दोनों साइड में हो रहा है। वॉल्केनिक आइसलैंड है, एवाइसल प्लेन भी हो रहा है आगे चलकर। तो दीज आर द लैंड फॉर्म। अगेन अर्थक्वेक यू कैन राइट हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फीचर फाउंड हियर। अब आते हैं फिफ्थ के, हम लोग पार्ट बी में चले गए हैं, पार्ट बी पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आवर, लास्ट नहीं इसके बाद टाइम मिलेगा तो और करेंगे, और अगर टाइम हैज स्पेंड तो टाइम हैज पास तो वी विल स्टॉप आवर डिस्कशन। राइट शॉर्ट नोट ऑन जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म। अब ये क्या होता है जियोमैग्नेटिज्म एंड पैलियोमैग्नेटिज्म? तो बस शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब इंट्रोडक्शन बताने हैं और उसके इंपोर्टेंस को बताना है, और रिलेटेड कोई भी करंट में इवेंट वगैरह आ जाए तो उस पर डिस्कस करना होता है। आओ समझते हैं हम लोग जियोमैग्नेटिज्म क्या है। तो जियोमैग्नेटिज्म रेफर द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ हमारा एक चुंबक की तरह काम करता है, और हमारे जो इनर कोर का पार्ट, इनर कोर एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह हमारे अर्थ के इंटीरियर में है, और दैट कंट्रोल्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा मेंटल है, और ये हमारा आगे ऊपर से कोर क्रस्ट। तो ये पूरा जो मैग्नेटिक पुल है, यहां से जो मैग्नेट ये एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर हमारा इनर कोर, दैट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियोमैग्नेटिज्म। अब इसका क्या इंपैक्ट है, क्या वेरिएशन है, तो दिस अब इसके क्या क्या वेरिएशंस मिलते हैं। तो जियो मैग्नेटिज्म आर द मैग्नेटिक फोर्स comes from the inner core that attracts the objects toward the center of earth। और अगर हम इसको देखें तो अगर जियो, अब इसके कुछ फीचर्स को भी ध्यान में रखना है कि आवर मैग्नेटिक बिहेवियर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द जियोमेट्रिक शेप। हमारा जो नॉर्थ पोल है दैट इज नॉट कोइंसाइडेड विद द जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल, रेदर इट इज क्वाइट दिस वे इन कनाडा। अगेन दूसरा आते हैं कि देयर इज एनोमली, एनोमली मतलब डिफरेंस है नियर इक्वेटर, द force is quite weak, while at pole that's found very strong। reason being कि भाई our pole is quite closer to the center of earth। तो इस तरह से इन सारी बातों को बताना है। अगेन इसके जो इम्पैक्ट है कि सच मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट्स एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। हमारे एटमॉस्फेयर को यही मैग्नेटिक जियोमैग्नेटिज्म ही होल्ड करके रखता है। अगेन दिस प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर इंसोलेशन। अब तो ये तो पहला पॉइंट है अबाउट जियो मैग्नेटिज्म। तो जियो मैग्नेटिज्म के बारे में, it refers अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ आयरन इन इट्स आउटर कोर एंड इनर कोर। यहाँ पे इनर कोर आएगा, मेन इनर कोर है, लाइक जाइंट बार मैग्नेट, की फीचर्स, ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग कि भाई ये जो पैलियो मैग्नेटिज्म है ये क्या है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म इज द वी कैन से द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, द हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड पैलियोमैग्नेटिज्म। कि आखिर अर्थ पर मैग्नेटिज्म कैसे चेंज हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कभी हमारा इक्वेटर कुछ ऐसे था, धीरे धीरे ये टिल्ट होकर आज ऐसे हो गया है। तो हाउ दिस हैपेंड, और दिस वाज द फोर्स behind the drifting of the लिथोस्फेरिक प्लेट। तो ऐसे चेंजेस कहां से आ रहे हैं, इसके बेस को ही, इसी के डिस्कशन एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है पैलियोमैग्नेटिज्म। आज भी देखो तो ये शिफ्ट कर रहा है कनाडा से, अब ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है, पहले इधर था और धीरे धीरे अब ये जा रहा है कहां पे, तो रसिया के पार्ट में ये हमारा दिखाई पड़ रहा है, मैग्नेट शिफ्ट हो रहा है। तो आखिर ये शिफ्टिंग क्या बता रही है कि अर्थ के अंदर कुछ चीजें स्टेबल नहीं है। देयर इज अ रोटेटिंग बॉल इन आवर सेंटर एंड दिस विल affect the stability of continent, this may increase the speed of movement of plate as well। तो ऐसे बहुत सारी चीजों को ये बताता है। इसका एनालिसिस हमको ये बताता है कि भाई रॉक के स्ट्रक्चर क्या हैं, कब
प्लेट टेक्टोनिक हुआ, कब हमारा पेंजिया डिसइंटीग्रेट हुआ, ये सारे एक्सप्लेनेशन, हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन वी मे सी ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। आखिर क्यों कहीं पे मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कहीं पे कम आ रहे हैं। तो पैलियोमैग्नेटिक ऑफर्स इनसाइट अबाउट हिस्टोरिकल चेंज इन द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो इसी चीज को यहां पे आपको वन बाय वन लिखना है। आई विल शेयर मोर डिटेल अबाउट द फैक्ट। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 5D, मतलब सेकेंड का पहला क्वेश्चन है। 5 में 5 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आंसर को इवेलुएट किया तो आई सॉ कि भाई ये लोग, आप लोग चैट जीटीपी से लेके आए हो और बुक्स को नहीं पढ़ा है, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू राइट दिस। देखो, डुअलिस्टिक अप्रोच, और डुअलिस्टिक अप्रोच क्या था, व्हाट इज डुअलिस्टिक अप्रोच ऑफ अर्थ इवोल्यूशन, एप्रोप्रिएट डायग्राम। तो अर्थ और सोलार सिस्टम के इवोल्यूशन को कई तरीके से बताया गया। पहला जो कॉन्सेप्ट शुरू में दिया गया उसको कहते थे मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट, और मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट में कहा गया कि अर्थ इज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अ सिंगल स्टार। एक ही स्टार था जिसके टूट फूट हुए और फिर उसी से हमारे सारे प्लैनेट्स आ गए। अर्थ इज आउटकम ऑफ दैट प्रोसेस। दूसरे स्कॉलर्स आए, उन्होंने कहा कि नो, अर्थ इज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर स्टार। तो जिन्होंने इस बात को कहा, ऑल टुगेदर थ्योरी कॉल्ड डुअलिस्टिक अप्रोच। तो जो हमारा मोनेस्टिक कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला जो थ्योरी आता है वो कांट ने दिया, उसके बाद लाप्लास ने दिया और फिर लॉकर वगैरह आते हैं। कांट की थ्योरी ये थी कि भाई पहले नेबुला था, नेबुला ठंडा था, बाद में मटेरियल उसके पास आने लगे और उस मटेरियल के कॉलिजन से हीट हुआ, उसके बाद उससे बहुत सारे रिंग निकल गए, 9 रिंग्स डिटैच हुए हैं और उसी से हमारे प्लैनेट बने हैं। लाप्लास कहता है कि नहीं, एक ही रिंग निकला था, एक ही रिंग निकला और वही 9 पार्ट में बटा था। तो इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में डुअलिस्टिक आता है। डुअलिस्टिक कहते हैं कि 2 स्टार का इंटरेक्शन हुआ है या उससे ज्यादा भी, और इसमें 4-5 स्कॉलर है। इसमें हमारे जेम्स जीन, चैम्बरलिन अभी भी माना जाता है इनको, और रसेल हैं, विजकर हैं, इवन हमारे ऑटो स्किमिड है। तो इनके कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे बात करनी होगी, आपको डिटेल में लिखना होगा चैम्बरलिन का कॉन्सेप्ट। और चैम्बरलिन कहते हैं कि भाई क्या हुआ, बहुत पहले हमारा एक प्रोटोसन यहाँ पे हुआ करता था और प्रोटोसन के पास एक इंट्रूडर या कॉम्पेनियन स्टार कुछ ऐसे गुजर रहा था। तो जब ये स्टार निकला यहाँ से तो बहुत सारे मटेरियल्स को ये खींचता है सन से, और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट था। बाद में ये स्टार आगे निकल गया कहीं, इसका कोई वेयर अबाउट इन्होंने नहीं दिया, बस वो अपने पाथ पर आगे कंटिन्यू कर गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे मटेरियल्स जो थे वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहे। बाद में चलकर जो बड़े वाले न्यूक्लियाई थे जिसको उन्होंने प्लांटेस्मल कहा, इसी पर दूसरे मटेरियल इस तरह से अट्रैक्ट होते गए और फाइनली इसी प्रोसेस से बहुत सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। यही आइडिया था हमारे चैम्बरलिन का इन शॉर्ट। तो इससे चैम्बरलिन आगे बढ़े। चैम्बरलिन के बाद टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स ने दिया। इसने कहा कि नहीं, दिस वाज नॉट द सॉलिड मटेरियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सन, रेदर द इंट्रूडर स्टार। अब इनका मत था कि भाई जो सन था उसके पास जो इंट्रूडर स्टार आया उसने आज के टाइड की तरह हमारे सन के ऊपर एक टाइडल बल्ज को क्रिएट किया। किसको किया? टाइडल बल्ज को। और यही जो टाइडल बल्ज था, यहाँ पे कुछ ऐसे टाइड को एक क्रिएट किया इसने। बाद में ये स्टार तो चला गया, लेकिन ये जो बल्ज था वो बीच में फंस गया, बीच में डिटैच होकर पूरी तरह से अलग हो गया। दिस वाज सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट, सिगार शेप्ड टाइड। और बाद में यही टाइड कंडेंस होता है और अलग अलग 9 प्लैनेट्स में टूटता है। दैट वाज द ओपिनियन ऑफ जीन्स एंड जेफरी। अगेन इस बात को और मॉडिफाई किया गया, बाइनरी है स्टार हाइपोथेसिस। रसेल आते हैं, ये कहते हैं कि देखो सन तो था ही, लेकिन बल्ज ना तो सन पे आया और ना ही कॉम्पेनियन स्टार पे आया, बल्कि सन के बगल में एक दूसरा भी स्टार था ऐसे। और यहां पे हमारा इंट्रूडर स्टार आता है, और जो इंट्रूडर स्टार आया उससे इस पर एक बल्ज क्रिएट हुआ। इसी से जो बल्ज बनता है वही हमारा आज का प्लैनेट्स। ठीक है। अगेन आगे फिर से इसमें चेंज आया। अगला थ्योरी
तो आप यहाँ पे इन चारों थ्योरीज को हाइपोथेसिस लिटर ने दिया। इन्होंने कहा कि भाई सन के आसपास एक दूसरा स्टार था। इनका जो ओपिनियन है इसमें, सन के आसपास एक दूसरा स्टार था एंड दिस वर कोलैप्स्ड, एक्सप्लोडेड, ये पूरा फट गया और जो इसके एक्सप्लोजन हुए उससे मटेरियल सन के आसपास इकट्ठा हो गए एंड दैट लेटर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट प्लैनेट। अगेन इसी तरह का एक ओपिनियन हमारे ऑटो स्किमिड ने दिया कि बहुत सारे मटेरियल सन के पास पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे दैट लेटर कंडेंस्ड एंड दिस फॉर्म द प्लैनेट। तो ये पांचों थ्योरी हैं जिसमें से आपको जो हमारे चैम्बरलिन है उन पर लिखने हैं, जो हमारे जेम्स जीन है उन पर बात करनी है, तब जाके ये आंसर पूरा हो। तो दैट इज द वे यू शुड राइट दिस आंसर। ये पूरा थ्योरेटिकल है एंड कीप इन माइंड कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअल। ये ऑप्शनल में आएगा, यही जीएस को अलग कर, जीएस और ऑप्शनल को अलग करता है। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लास we shall discuss more about geography. Remaining question I will discuss in next classes.